हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी वन शॉट सीरीज चल रही है। इस सीरीज में बच्चों मैं वन शॉट में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। ठीक है, आज हम चैप्टर करने वाले हैं बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है 11th क्लास का। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे: जनरल टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी। उसके बाद अपने टॉपिक्स आ जाएंगे टर्म्स इन एपी जीपी, रिलेशन बिटवीन मीन्स, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब एजीपी, इसमें इनफाइनाइट एजीपी भी आ जाएगा, सिग्मा के फॉर्मूले, और फिर अपना वीएन मेथड। ये सीरीज हो गई। ठीक है, डन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, हर टॉपिक से बच्चों में एक या दो पीवाईक्यू करवाऊंगा। सारे टॉपिक्स कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक या दो पीवाईक्यू करेंगे हर टॉपिक से। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो ये मास्टर प्लान बच्चों मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने लास्ट 6 ईयर्स के सारे पीवाईक्यूज करवाए, टोटली जितने भी पीवाईक्यूज है सारे, और हर पीवाईक्यू को पूरी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया, साथ के साथ मैंने टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं ये। ठीक है, तो अपना ये सारे हाई वेटेड चैप्टर मैंने अपलोड किए हुए हैं बच्चों, 11th और 12th दोनों के। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस सीरीज देख सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज भी ये भी मेरे ख्याल से 15-16 लेक्चर्स में कवर किया है मैंने, क्योंकि इसमें मैंने सारे पीवाईक्यूज कवर कराए हैं लास्ट 6 ईयर्स के। ठीक है, वन शॉट में हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट उसमें हम हर कॉन्सेप्ट के एक या दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो भी पीवाईक्यू ही करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। तो जनरल टर्म ऑफ एपी से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो एपी तो सबको पता ही है क्या होती है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, ये एपी की जनरल टर्म होगी। इसमें ए के आपकी फर्स्ट टर्म, डी के आपका कॉमन डिफरेंस, ये तो सबको पता ही है। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये वाला देखिए, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है अपने को बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, जिसमें क्या होता है, आपको दो एपीज दी होती है। जैसे कि एक ये वाली दे दी एपी A1 A2 A3, और दूसरी ये दे दी। दोनों एपी है बच्चों, आपको दो एपीज दे दी यहाँ पर, एक A1 A2 A3 में और एक B1 B2 B3 में, और दोनों के बीच में अपने को ये सब रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर आपने को ये फर्स्ट टर्म दिया है और ये 10th टर्म दिया है। किसी भी एपी के लिए ना दो चीजें चाहिए होती है, एक फर्स्ट टर्म, एक कॉमन डिफरेंस, ए और डी। ठीक है, तो आप देखोगे A1 और A10 से वो दोनों चीजें निकल जाएगी। A1 का मतलब इस एपी की फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो पता लग गई 2 है, कॉमन डिफरेंस किससे आ जाएगा, A10 से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किस पे अटैक करेंगे, A10 पे। A10 कितना दिया अपने को, 3 दिया। तो A10 अपन क्या लिख देंगे, A प्लस 9D1। इस एपी का कॉमन डिफरेंस में D1 मान लेता हूं, दूसरी वाली का D2 मान लेंगे। डन। तो ये कितना दिया अपने को, 3 दिया। A की वैल्यू क्या हो गई, A1 क्या 2 है, मतलब A क्या हो गया, 2 हो गया, फर्स्ट टर्म 2 हो गई। डन। 2 उधर गया तो 9D1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहां से बच्चों अपने पास D1 आ गया 1/9। ठीक है, तो पहले वाले एपी की फर्स्ट टर्म भी पता लग गई, वो तो ऑलरेडी गिवन थी, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब बात करते हैं बच्चों दूसरी वाली एपी की। ठीक है, दूसरी वाली एपी के लिए अपने को क्या दिया हुआ है, दूसरी वाली एपी के लिए अपने को ये दिया है A1 B1 1 है, A1 B1 1 है। A1 B1 1 है, तो मतलब B1 क्या हो गया बच्चों, B1 हो गया 1/A1, और A1 कितना है, A1 2 है, तो B1 क्या हो गया 1/2। तो ये होगी दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गई, दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म। डन। और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है A10 B10 1 है, और क्या दिया हुआ है साथ में बच्चों, A10 B10 1 है, A10 B10 1 है, ये दिया हुआ है। क्लियर। तो दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा अपने को। ठीक है ना, किसी भी एपी की दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक फर्स्ट टर्म, एक कॉमन डिफरेंस। यहां से अपने पास B10 क्या आ गया बच्चों, B10 हो गया 1/A10। अब A10 क्या हो जाएगा, A10 क्या लिख सकते हो आप, A10 ऑब्वियसली लिख सकते हैं। A10 में आपको A भी पता है, D1 भी पता है, तो A10 आ जाएगा। A10 को क्या लिखोगे, 1/A1 प्लस 9D1। डन। A1 भी पता है, D1 भी पता है, तो A1 कितना है यहां पर अपने पास, सीधा लिख दें A1 है अपने पास, कितना कहां गया A1, A1 2 है, D1 कितना है 1/9, तो ये बन गया बच्चों 2 प्लस 1/9, 9 से 9 कैंसल, तो 2 प्लस 1 3 आ गया, सीधा ये आ गया तो अपने पास। डन। तो ये बन गया 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गई B10 की। किसकी वैल्यू आ गई है, B10 की।
B10 क्या हो जाएगा 1/A10 और A10 क्या हो गया A + 9 D1, A2 है D1 1/9 है, 9 9 कैंसिल, 2 + 1 3 आ गया। तो अब B10 आ गया, अब B10 से अपने पास D2 आ जाएगा। B10 से क्या आ जाएगा बच्चों D2 आ जाएगा। कैसे? वही जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। B10 क्या हो गया B1 + 9 D2, 9 D2, उसको D2 लिख लेंगे। D2 क्या है दूसरे वाले एपी का कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना बच्चों। ये ध्यान रखिए D के साथ n-1 होता है। 10th टर्म लिख रहे हो तो D के साथ 9 आएगा, 12th टर्म लिख रहे हो तो D के साथ 11 आ जाएगा। डन। अब B1 क्या है, B1 लिख चुके हैं हम ऑलरेडी, हाफ है, B1 को हाफ पुट किया, हाफ + 9 D2 = 1/3, हाफ आपका उधर गया, 9 D2 = 1/3 - 1/2। एलसीएम एलसीएम लिया, एलसीएम एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2 - 3, 2 - 3, 2 - 3 क्या हो गया -1, तो ये बन गया -1/6। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1/45। डन है, क्लियर है। चेक कीजिए, इसमें मेरे को कुछ गड़बड़ सी लग रही है। B1 कितना आया था अपना 1/2, 9 D2 ये अपना 1/3, 3 - 1/6। डन है, क्लियर, ठीक है, डन। चलिए, तो अपने पास ये आ गया, तो 9 उधर गया, 9 सॉरी ये कितना बन जाएगा 54 बन जाएगा। कैंसलिंग नहीं हो रही, मुझे लगा कैंसिल होगा इसलिए मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है, बट यही आ रहा है। तो ये अपने पास D2 आ गया, 9 6 जा 54, डन। अब अपने को पूछा क्या, अपने को A4 B4 पूछा है। क्या पूछा अब अपने को A4 B4, तो A4 B4 तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। A4 को क्या लिख दूंगा मैं A + 3D 3D1, ठीक है, और B4 को क्या लिख दूंगा B1 + 3D2। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। A1 कितना अपने पास, A1 है अपने पास 2 है, A1 2 है, D1 कितना है 1/9, तो 3 × 1/9 1/3 हो गया, डन। B1 कितना अपने पास 1/2 है, D2 कितना है अपने पास, D2 आया -1/54, -1/54, तो ये कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहां पर सीधा लिख देता हूं मैं -1/18, ठीक है। अब यहां पे फटाफट से एलसीएम एलसीएम ले लो, ये बन गया 7/3 और ये आपका बन गया बच्चों 9 - 1 8/18। क्लियर है, बस कैंसिल वैंसिल कर लो अगर करना है तो। ये बन गया अपना 4, ये बन गया आपका 9, तो फाइनली आंसर आ गया आपका 28/27। तो बस तसल्ली के साथ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करो, कुछ नहीं यूज हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज हुआ है, डन है ना। तो क्या आंसर आया अपने पास 28/27, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा सी भी आपका मार्क हो सकता है, उसमें चीजों में ध्यान रखना, डन। चले आगे, तो कुछ नहीं यूज हुआ इस क्वेश्चन में, सिर्फ जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज हुआ है, डन। 2 एपीज दी थी, दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के A4 B4 निकाल दिया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों सम ऑफ एपी। तो सम ऑफ एपी का भी फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 × 2a + n-1 × d, डन। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2a + n-1 × d को, इसको ऐसे लिख लो a + n-1 × d, 2a को लिख दिया a + a, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका l हो गया लास्ट टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो ये क्या हो गई लास्ट टर्म, तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म होती है बच्चों। सेकंड फॉर्म क्या होती है, n/2 × a + l। सेकंड फॉर्म कब यूज करेंगे, जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी, डन। अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, ये वाला चेक कीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 0, ठीक है ना। 11 टर्म्स का सम अपने को दिया हुआ है 0, तो मतलब कि बेसिकली आपको S11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, S11 कितना दिया है, ये किसके इक्वल है, A1 + A2 + A3 + A11, डन। ये कितना दिया है, ये आपको 0 दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है 0, डन है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2, n/2 का मतलब 11/2 × 2a + n-1, n-1 मतलब 10 हो गया, 10d, डन है बच्चों। n/2 × 2a + n-1 × d, क्लियर। तो ये 11/2 तो 0 में चला गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 में, तो ये तो 0 बन गया। यहां से मेरे पास आ गया 2a + 10d, तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, a और d के बीच का रिलेशन मिल गया, डन। a क्या आ गया अपना d की टर्म में आ जाएगा, 10d को इधर ले जाओ
तो यहां से मेरे पास आ गया बच्चों 2a इज इक्वल टू माइनस 10d। तो कैंसलिंग वैंसलिंग की a आ गया माइनस 5d। तो यहां से मुझे a मिल गया d की टर्म में, जो अपने को फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन थी। डन है, क्लियर है। तो 11 टर्म्स के एपी का सम 0 दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के a d की टर्म में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। अब आगे अपने को क्या दिया है, आगे अपने को दिया है ये वाली टर्म्स का सम। अब आप ऑब्जर्व करो, आप बोलोगे सर यहाँ पे 23 टर्म्स हो गई, तो बच्चे सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 23/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम d। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या गलती है इसमें, क्या गलती है? अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, जो टर्म्स दिया है, टर्म्स दिया है, टर्म्स देखो क्या क्या दिया है, a1 a3 a5 ऐसे, फिर a7, मतलब कि यहां पे टर्म्स मिसिंग है। कौन सी टर्म्स मिसिंग है? इवन प्लेसेस वाली। इन्होंने सिर्फ कौन सी टर्म्स ली है? ओड प्लेसेस वाली। तो ये चीजें भी बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपने को जो सेकंड सम निकालना है बच्चों, सेकंड सम में एस डैश बोल देता हूं। एस डैश क्या दिया हुआ है अपने को, जो निकालना है वो दिया है a1 प्लस a3 प्लस a5 टिल a23 तक, टिल a23 तक। डन। तो इसमें आप देखोगे सिर्फ ओड प्लेसेस वाली टर्म्स आ रही है। क्या आ रही है? सिर्फ ओड प्लेसेस वाली, इवन प्लेसेस वाली टर्म्स यहां पर नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ऐसे में आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी बता सकते हो? लेट्स से मैं 24 तक लेता हूं। कहां तक लेता हूं? 24 तक। तो 24 तक हाफ इवन प्लेसेस वाली होंगी, हाफ ओड प्लेसेस वाली होंगी। डन है। तो इवन प्लेसेस वाली कितनी हो गई 24 तक? 12। ओड प्लेसेस वाली भी कितनी हो गई? 12। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बच्चों? 12 होगी। यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 12 होंगी। और कॉमन डिफरेंस देखिए, अब नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितनी होंगी? 12 होंगी। आई होप ये क्लियर है। फर्स्ट टर्म तो a1 ही रहेगा, फर्स्ट टर्म क्या रहेगा? a1 ही रहेगा। अब आ जाओ कॉमन डिफरेंस पे। अब क्योंकि बच्चों एक एक टर्म यहां पे मिसिंग है, मान लो a1 a2 a3 होता, तो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस d होता है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस d होता है। बट अब मुझे किसके बीच में चाहिए? मुझे चाहिए a1 a3 के बीच में, क्योंकि a2 मिसिंग है। तो अब साफ दिख रहा है बच्चों, इसमें d है, इसमें d है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। क्लियर है ये? तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर सिर्फ आप ओड प्लेसेस वाली टर्म्स ले रहे हो या फिर आप सिर्फ इवन प्लेसेस वाली टर्म्स ले रहे हो, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2d हो जाएगा यहाँ पे। क्यों हुआ ये क्लियर है? क्योंकि एक टर्म बीच में मिसिंग हो गई। ठीक है, ये d कुल मिला के 2d हो गया। तो वो वाली पॉइंट्स याद रखने हैं यहाँ पर। सीधा अगर फॉर्मूला लगा दोगे तो गलत हो जाएगा कि 23 टर्म्स हो गई, कॉमन डिफरेंस d हो गया। टर्म्स कितनी यहाँ पे? 12, कॉमन डिफरेंस 2d। तो फॉर्मूला अब लगाएंगे। अब क्या लगेगा? n/2 इंटू 2a में a तो यही रहेगा फर्स्ट टर्म ही, n माइनस 1 टाइम्स d कितना हो गया यहाँ पे? 2d हो गया। ये भी ध्यान रखिए, d कितना हो गया? 2d। चलिए फटाफट से इसको सोल्व कर देते हैं। ये बन गया 6, ये बन गया 2a1 प्लस 22d, ये बन गया। बस अब आपने क्या करना है, a1 की जगह ये लिख दो। a1 की जगह क्या लिख दोगे? -5d। a1 की जगह क्या आ जाएगा? -5d प्लस 22d। डन है बच्चों? चलिए, तो अपने पास ये क्या बन गया? फटाफट अपने को किसकी टर्म में लिखना था? ए की टर्म में लिखना है, सॉरी। अपने को एक कंपेयर किससे करना है? के1 से। तो अपन क्या करेंगे? अपन ए को नहीं रिप्लेस करते, अपन किसको कर लेते हैं? डी को। डन है। तो डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a अपॉन -5, क्योंकि कंपेयर क्या करना है? के1 से कंपेयर करना है। तो डी की जगह आप क्या लिख दो बच्चों? a1 अपॉन -5। ठीक है, a1 की टर्म्स में ले आओ आप बेसिकली। ठीक है, a को रिप्लेस किया तो d की टर्म में आ जाएगा। तो ये कितना बन गया बच्चों? फटाफट से देख लो। 5 अपन ने एलसीएम लिया, ये बन गया 10a1 माइनस 22a1 अपॉन 5। क्लियर है? तो यहां पर कितना बच गया? -12। तो ये बन गया 6 टाइम्स -12a1 अपॉन 5। तो डेट विल बी इक्वल टू -72/5 इंटू a1। चेक कीजिएगा, खत्म क्वेश्चन। तो k की वैल्यू क्या आ गई? a1 के साथ जो लिखा हुआ है -72/5। दैट्स इट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चा? बड़ी लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों चीजें ध्यान रखनी है। यहां पर मैंने सिलेक्टेड पीवाईक्यू सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहां पर देखो एक चीज आपको पता लग गई, अगर इवन प्लेसेस वाली टर्म्स ले रहे हैं या फिर सिर्फ ओड प्लेसेस वाली टर्म्स ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हाफ हो जाएंगी, कॉमन डिफरेंस डबल हो जाएगा। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए।
अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बढ़िया सिलेक्टेड पीवाईक्यूज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे अपने को क्या दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14, जितनी टर्म्स दी हैं वो सारी लिख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। डैश डन। चलो, तो अब आपको पता है बच्चों एपी क्या होता है, एपी में कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी एपी का फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ये चेक जरूर कर लेना, सीधा मत लगा देना फॉर्मूला। और यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी नहीं है कि ये एपी है, यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन है कि ये क्या है, सीरीज है। क्या है ये, सीरीज है, कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये एपी है। तो अपने को चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करोगे, टर्म्स का डिफरेंस लेके। तो अब देखोगे इसमें कितना डिफरेंस है, फिर 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 इसमें कितना डिफरेंस है। फटाफट से एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। डन। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे बच्चों, इसमें कितना आ रहा है 1 का, इसमें आ रहा है बच्चों 4 का, इसमें फिर 1 का, इसमें आ रहा है 4 का, इसमें फिर 1 का, इसमें फिर 4 का, इसमें फिर 1 का, फिर आगे 4 का। तो मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, बट पैटर्न बन रहा है एक। क्या पैटर्न बन रहा है, पहले डिफरेंस 1 का आया, फिर 4 का, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 1 का, फिर 4 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, क्योंकि देखो पैटर्न बन रहा है। तो एक तरीका क्या है, आप क्या करो बच्चों, आप ये 3 और 4 को ऐड कर दो, क्योंकि डिफरेंस इसमें 1 का है, इसमें 4 का है, इसमें 1 का है, इसमें 4 का है, इसमें 1 का है, इसमें 4 का है, इसमें 1 का है। तो जिसमें डिफरेंस 1 का है उनको आप ऐड कर लो, जिन टर्म्स में डिफरेंस 1 का है उनको ऐड कर लो। तो अगर मान लो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ध्यान से सुनना, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, जिनमें डिफरेंस 1 का है। तो अगर मान लो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो जब जो टर्म्स आएंगी उसके बाद इसके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस और इसके बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बन जाएगी एपी। डन है। जब आप एक के डिफरेंस वाली टर्म्स को ज्वाइन कर दोगे, फिर जो टर्म्स आएंगी उनके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। डन। ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मैं यहां पर ऐसे करूंगा, क्या करूंगा, जिनमें डिफरेंस 1 का है उनको ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर बच्चों, ध्यान से देखिए, 3 + 4 को लिख दूंगा 7, 9 + 8 हो गया आपका 17, ये हो गया 27, और ये हो गया आपका, सॉरी कुछ गड़बड़, ये कितना हो गया 37, सॉरी, राइट। आगे चलते चलते ऐसे अपना चल जाएगा। डन है। तो अब देखो कितनी इजीली एपी बन गई। अब आप ये मत सोचना कि डिफरेंस 4 का ही रहेगा, अब नहीं, अब आपने क्लब कर दिया ना, क्लब करने के बाद आप फिर से डिफरेंस देखो, फिर देखो कितना आ रहा है। अब आप देखोगे अब डिफरेंस सेम है, बट डिफरेंस कितना है, 10 का है। अब डिफरेंस सेम है बट डिफरेंस कितने का है, 10 का है। आया मजा क्वेश्चन करके। डन है। तो यहां पर मैंने देखा कि डिफरेंस सेम है बट एक पैटर्न बन रहा है, मतलब हर बार सेम नहीं है बट एक पैटर्न बन रहा है, एक बार 1 फिर 4 फिर 1 फिर 4 फिर 1 फिर 4। तो यहां पर मैंने क्या किया, जिनके बीच में 1 का डिफरेंस था उन टर्म्स को मैंने क्लब कर दिया। तो जैसे आप उनको क्लब करोगे डिफरेंस सेम हो जाएगा, और वहां पर आप डिफरेंस क्या हो गया, 10 हो गया। डन। बस अब एपी का फॉर्मूला लगा दो। तो एपी का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2। अब यहां पे n क्या होगा, आप ये भी ध्यान से सुनिए, कितनी टर्म्स दी इन्होंने, 40। अपन ने क्या किया, टर्म्स कम कर दी, ऐड किया ना, क्लब किया, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कितनी कम होंगी, तो अपन ने क्या किया, हर दो टर्म को क्लब किया, हर पेयर्स बना दिए। तो पहले 40 थी, क्लब करने के बाद कितनी हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी, 20। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डन। तो n/2, n की जगह यहाँ पे 20 आएगा, ध्यान रखिए, 20/2 × 2a, a की जगह यहाँ पे 7 आ गया, प्लस n-1 टाइम्स d। अब d की जगह यहाँ पे 10 आ गया, खत्म क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। तो ये बन गया बच्चों 10, यहाँ पर आ गया अपना 14 + 1 9 6 है। तो ये बन गया अपना 10 × that will be 4204। तो आंसर आ गया 2040। क्लियर है। कंपेयर करना है, मुझे पता है कंपेयर तो ये करवाती है 102m। तो बस सिंपल है बच्चों, 204 में से 102 निकाल लो, तो ये कितना बच गया 20। नहीं तो अब यहां पे ही सीधा लिख दो, यहां से 2 इधर दे दो, यहां से 2 इधर दे दो, तो अंदर क्या बच गया 102। ये आपका आंसर। तो मतलब m की वैल्यू क्या होगी, यहां पर m की वैल्यू होगी आपकी 20। ऑप्शन ए अपना मैच कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, इस तरीके से क्लबिंग करके आंसर देना है। दूसरा तरीका क्या था, आप अलग कर लो, 3 8 13 18 इसको अलग कर लो,
4 9 14 19 इनको अलग कर लो, 2 एपीज बनेगी, दोनों एपीज का सम निकाल के ऐड कर दो। दूसरा तरीका वो है, बट ये वाला ज्यादा इजी है, इसमें एक बार ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जनरल टर्म ऑफ एपी हो गया, सम ऑफ एपी हो गया, अब जनरल टर्म ऑफ जीपी देख लेते हैं। तो एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है, जीपी में क्या होता है, रेशो सेम होती है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम होता है। तो उसकी जनरल टर्म क्या होती है, उसकी जनरल टर्म ये है बच्चों, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, a टाइम्स r की पावर n-1। इसमें a क्या हो गया फर्स्ट टर्म, r क्या हो गई कॉमन रेशो, a क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, r क्या हो गई आपकी कॉमन रेशो। है क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, लेट्स ट्राई आउट दिस वन। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, इंक्रीजिंग का मतलब है कि r जो होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, r शुड बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है। डन, तभी टर्म्स इंक्रीज करेगी जब कॉमन रेशो 1 से बड़ा होगा। डन, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लिया करो, टर्म सारी क्या है, पॉजिटिव है। डन, फिर आगे क्या दिया, आगे देखो, आगे दिया अपने को सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म, तो उसको लिख लेते हैं। क्या दिया अपने को, सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म, सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म कितना दिया, 70/3। डन है। अगेन जैसे एपी के लिए बच्चों ए और डी चाहिए, जीपी के लिए ए और आर चाहिए। ठीक है, तो T2 को आप क्या लिख लोगे, T2 हो जाएगा a इंटू आर, आर की पावर 1। T6 क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर 5। एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे एपी में डी का कोएफिशिएंट एक कम हो जाता है। डन, तो एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई। यहां से क्या कर सकते हो आप, ए आर कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बच गया, 1 + r की पावर 4 इज इक्वल टू 70/3। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। कितने अननोन है, 2 अननोन है, ए और आर, 2 अननोन, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन के लिए भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म। क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, वो लिख लेते हैं। अब ये अपनी सेकंड हो गई। ठीक है, अब साथ में क्या दिया है, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, तो क्या लिखेंगे, T3 इंटू T5, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है। बस खत्म है अब तो क्वेश्चन। T3 मतलब AR², T5 मतलब AR की पावर 4 इज इक्वल टू 49। तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया A² R की पावर 6 इज इक्वल टू 49। A² R की पावर 6 इक्वल टू 49। अब ये A² है, ये R की पावर 6 है, ये 49 है। 49 को क्या लिख दोगे, 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे में। ऐसा क्यों किया, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिया, ये a बन गया, ये r³ बन गया, और ये 7 आ गया। तो यहां से मेरे पास AR³ की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, AR³ की। डन है। अब एक्चुअल में क्या होता है, AR³ -7 भी हो सकता था, क्योंकि -7 का स्क्वायर भी 49 होगा, बट यहाँ पे -7 लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। डन, टर्म्स पॉजिटिव है तो कॉमन रेशो भी पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनिए, यहां पर 7 स्क्वायर का रूट ले रहे हो, तो यहाँ पे +-7 आएगा, -7 भी आ सकता था, बट -7 यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अपने पास 2 इक्वेशंस आ चुकी है बच्चों, ये पहली इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर, बस आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, उससे क्या होगा, a से a क्या हो जाएगा, कैंसल। डन, चलिए अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डन है, डिवाइड किया, ऊपर तो क्या बच गया, 1 + r की पावर 4, और नीचे क्या बचेगा, a से a कैंसल, r से r कैंसल, r² बच गया नीचे। अब यहां पे ध्यान से देखो, 70/3 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड किया ये 10 बन जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया, 10/3 आ गया। कैलकुलेशंस भी बिल्कुल सिंपल है, 24 का क्वेश्चन है, बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 3r की पावर 4 10r², 10r² को इधर ले आओ, 3r की पावर 4 - 10r² + 3 इक्वल टू 0। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, 10r² को क्या लिख दोगे, -r² - 9r² - r। ठीक है, कॉमन वॉमन लिया तो ये बन गया 3r² - 1 इंटू r² - 3। चेक कीजिए, ये बनेगा 3r² r² - 3 - r² - 3। डन, क्लियर। तो यहां से आप देखोगे एक r² की वैल्यू आ गई बच्चों 1/3, और एक r² की वैल्यू आ गई 3, एंड ऑब्वियसली 1/3 वाला क्या हो जाएगा,
रिजेक्ट। क्यों? इंक्रीजिंग है तो कॉमन रेशियो क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। डन। चलिए, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर 3 है, आर स्क्वायर 3 है तो मतलब आर क्या हो जाएगा? √3। आर स्क्वायर 3 है तो आर क्या हो जाएगा? √3। कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव होगी, -√3 नहीं लेंगे, +√3। क्यों? क्योंकि टर्म्स पॉजिटिव है। डन। आर क्या हो गया? √3 हो गया। क्लियर है बच्चा बड़ी? चलिए, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिए। अब आगे क्या पूछा इन्होंने? आगे पूछा है सम ऑफ 4th 6th एंड 8th टर्म। अपने पास ए आ गया, सॉरी आर आ गया, आर पुट करके ए भी आ जाएगा। डन है? चलिए, तो अब अपने को क्या पूछा है बच्चों? अपने को पूछा है T4 सम पूछा है ना? हाँ, T4 T6 T8। ठीक है, T4 का क्या मतलब हो गया बच्चों? T4 का मतलब हो गया AR3, T6 का मतलब हो गया AR5, T8 का मतलब हो गया AR7। डन है? अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सीधा वैल्यूज मत पुट करो, पहले इसमें कॉमन वॉमन ले लो, स्मार्ट कैलकुलेशन करो। ठीक है ना? तो यहां से आपको साफ दिख रहा है AR3 कॉमन आ गया, क्या बच गया? 1 + R² प्लस R⁴, ये बच गया। बस यहां से सीधा R² की वैल्यू पुट कर देंगे। अब बचा AR3, इसको क्या करेंगे? तो यहां पर आप देख सकते हो AR3 की वैल्यू 7 है, तो सीधा ये वाली वैल्यू 7 पुट कर दो। ठीक है, डन। तो स्मार्ट कैलकुलेशन करो बच्चों। क्लियर है ना? इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह सीधा क्या लिख दोगे? 7 यहां से। डन। इसकी जगह सीधा 7 आ गया। अलग अलग पुट करने की जरूरत नहीं है कि पहले आपने आर निकाला, आर से फिर ए निकाला, फिर अलग अलग पुट कर रहे हो। स्मार्ट कैलकुलेशन करो बच्चों, सीधा ये 7 आ गया। डन। साथ में क्या है? 1 + R² कितना है? 3 है, और R⁴ 9 हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से स्मार्ट कैलकुलेशन करो, आपका टाइम भी बचेगा। तो ये कितना बच गया? 12 और ये 13। 91 विल बी योर आंसर। चेक कर लीजिएगा। डन। ऑप्शन सी अपना मैच कर गया। ठीक है, तो एंड में मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, आई होप ये क्लियर है। एंड में आप ए और आर की अलग अलग वैल्यूज मत पुट करो, कॉमन लेके AR³ को 7 पुट किया, R² को पुट कर दिया। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्लियर है। यहां पर ये जनरल टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज हुआ है, और कुछ भी नहीं यूज हुआ है यहां पर। ठीक है ना? चलिए, आई होप क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। अब पढ़ेंगे बच्चों सम ऑफ जीपी। डन। तो ये होता है बच्चों सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला। क्या होता है? A टाइम्स 1 - R⁴ अपॉन 1 - R। डन है? बुक्स में बच्चों 2 फॉर्मूले लिखे होते हैं, एक ये भी लिखा होता है। तो ये और ये सेम ही है बच्चों, इसमें से ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा। बुक्स में कैसे लिखा होता है कि ये कब यूज करना है? जब R 1 से छोटा होगा। ये कब यूज करना है? जब R 1 से बड़ा होगा। ये फालतू की वही है। ठीक है ना? ध्यान, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो, चाहे R 1 से बड़ा है, चाहे 1 से छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाला लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे ये वाला यूज कर लो, क्योंकि कॉमन लोगे ऊपर नीचे से सेम ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, डन। चलिए, ये फैक्टराइजेशन होती है x⁴n - 1 की, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, हालांकि अभी यूज नहीं होगी, बट जस्ट ऐड टू नॉलेज कॉन्सेप्ट। चलिए, लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपने को सीरीज दी हुई है, और आप ऑब्जर्व करोगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये जीपी है, मेंशन नहीं होता बच्चों कि एपी है जीपी, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? डन। ऑब्वियसली अपन टॉपिक जीपी का पढ़ रहे हैं, तो ये तो है ही जीपी है, और चेक करोगे तो आपको चेक जरूर कर लेना एक बार। ठीक है, तो अपने को ये दिया हुआ है। डन। तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो 2 की पावर 1/1 डिक्रीज हो रही है। 2 की पावर 1/1 डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 2 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 3 की पावर 1/1 इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कॉमन रेशो कितनी आ गई? 3/2। इस तरीके से सीधा देख लो, 3 की पावर इंक्रीज हो रही है मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर डिक्रीज हो रही है मतलब 2 डिवाइड हो रहा है। तो कॉमन रेशो क्या आ गई? 3/2। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 2 की पावर 10। तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। फॉर्मूला क्या है? a इंचू r की पावर, r की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 3/2। r की पावर n, अब n क्या है वो मैं अभी आता हूं उस पर, -1 अपॉन r - 1। आई होप ये क्लियर है। डन। a की जगह पे क्या आ जाएगा? यहां पर a की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 10।
जो फर्स्ट टर्म है। तो फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। अब n क्या है बच्चों, अब काफी बच्चे इसमें n गलती कर देते हैं, n बोलेंगे 10 है। नहीं, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप 3 की पावर देखोगे तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 के बाद फिर 1 हुई है, ठीक है ना। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 10 प्लस 1 यानी कि 11। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, गलतियां नहीं करनी है। डन है, क्लियर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है ये भी, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये बन गया 2 की पावर 10 इंटू डन 3/2 होल पावर 11। इसको कैसे लिख लो, 3 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11 माइनस 1। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे वही है, नीचे आप एलसीएम ले लो, लेना है तो 3/2 माइनस 1, ये बन गया 3 माइनस 2 बाय 2। डन। चलिए तो ये बन गया अपना 2 की पावर 10 इंटू, इधर भी एलसीएम लो तो ये 2 की पावर 11 इधर गया, तो क्या बन गया ये 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11। नीचे क्या आ गया, अब नीचे क्या आएगा, 3 माइनस 2/2 का मतलब 1/2, दैट विल बिकम 1/2। चेक कीजिएगा। आई होप डन है बच्चों, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। बस सिंप्लीफाई करो अपने तरीके से, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, बट ढंग से करो, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने किया। क्लियर है। चलिए तो अब आपको बच्चों साफ दिख रहा है, ये वाला जो 2 है ये इससे कैंसिल होकर यहां पर पावर कितनी बच जाएगी, 10 बच जाएगी। डन। और अब आपको साफ दिख रहा है ये 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 10 इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचा क्या है, 2 की पावर 10 इंटू यहां पर क्या बचा है, 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 बाय 2 की पावर 10। और ये 2 की पावर 10 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, खत्म क्वेश्चन। डन है, ये 2 की पावर 10 इससे कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बच गया, 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11। तो सिंप्लीफाई करते करते ही इतना सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा। डन है। ऐसा सा सेम कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम में भी यूज होता है, इसी तरीके की सिंप्लीफिकेशन होती है जिसमें जीपी सीरीज आती है और कोफिशिएंट पूछा होता है, ठीक है ना। चलिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, 3 की पावर 11 माइनस, अब यार देखो, अब बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूजन कर रहे हैं। अब अगेन कंपेयर करना है। अब बच्चे देखेंगे सर मेरा तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो 2 की पावर 12 है, बच्चे ए ऑप्शन मार्क करके आ जाएंगे, वो सोचेंगे कि यही होगा यार, मेरा गलत आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो पूरा हम लोग पढ़ते नहीं है ना, इतनी आदत नहीं है हमें। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ आता है, मेन मेन लाइनें देख लिया, आंसर दे दिया, है ना, वैसे ही करते हैं। मैथ्स में नहीं बेटा, क्वेश्चन पूरा देखो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है s माइनस 2 की पावर 11, तो कंपेयर करोगे तो बच्चों s क्या होगा, s सिर्फ आपका 3 की पावर 11 है, तो ऑप्शन आपका बी मैच हो गया। डन, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए तो आई होप ये क्लियर है कैसे लगाया जीपी का फॉर्मूला। 2 की पावर डिक्रीज हो रही थी मतलब 2 डिवाइड हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है मतलब 3 की मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स इट। चलिए कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगी, 0 से 10 तक गई है पावर। सिंप्लीफाइड ढंग से कर लेना, एलसीएम लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो अपना जनरल टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी देख लेते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी का क्या मतलब होता है, जिसमें टर्म्स इनफाइनाइट होती है, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अब अगर मान लो बच्चों कॉमन रेशो 1 से बड़ा है, कॉमन रेशो 1 से बड़ा है, तो टर्म्स भी बढ़ती रहेंगी, टर्म्स क्या होंगी, बढ़ती रहेंगी। और अगर टर्म्स बढ़ती रहेंगी तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आ जाएगा, अगर टर्म्स इंक्रीज होती जा रही है तो सम भी कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ा है तो इनफाइनाइट जीपी का सम डिफाइंड नहीं होता। तब ये चीज क्लियर है, डन है। अगर रेशो 1 से बड़ी है तो टर्म्स इनफाइनाइट होंगी, और टर्म्स बढ़ रही है तो बढ़ते बढ़ते सम कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए हम कभी भी इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं निकालते जब रेशो 1 से बड़ा होता है, तब इनफाइनाइट जीपी हम नहीं लेते हैं। हम कब लेते हैं, जब रेशो 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होगा तब क्या होगा, जब रेशो 1 से छोटा है बच्चों तो टर्म्स कम होती जा रही है, टर्म्स क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कम होते होते ऐसा पॉइंट आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट, जब टर्म्स क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। जैसे कि 0. छोटे छोटे होते होते कितनी हो जाएगी, 0.000000000, है ना। तो ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएगी, मतलब कि उनका सम में डिफरेंस, सम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम जब r 1 से छोटा होता है तभी हम इनफाइनाइट जीपी का सम लिखते हैं, और वो क्या होता है a/1 - r। अब ये भी कैसे है वो भी देख लो। एक्चुअल सम क्या होता है,
आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, ये होता है। डन, क्लियर। अब ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि एन इन्फिनिटी को जा रहा है, एन इन्फिनिटी को जा रहा है, आर 1 से छोटा है। अब आप कोई भी छोटा नंबर ले लो, जैसे कि 0.2 ले लो, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये और छोटा होता जाएगा, 0.00000। तो अगर आर 1 से छोटा है, उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो ये और छोटा होता जाएगा, और छोटा होते होते ये कहां तक पहुंच जाएगा, जीरो तक पहुंच जाएगा। तो ये जीरो हो गया, बचा ये माइनस इधर दे दिया, 1 माइनस आर, आर 1 से छोटा है, 1 माइनस आर। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आर 1 से बड़ा है तो इनफाइनाइट जीपी हम नहीं लेते हैं, उसमें सम इनफाइनाइट हो जाएगा। आर 1 से छोटा है तो टर्म्स कम होती होती नेग्लिजिबल हो जाएंगी, उस केस में हम सम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब टर्म्स नेग्लिजिबल होगी तो उनका सम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेट सम होता है, वैसे भी अप्रोचिंग सम होता है। डन, तो इनफाइनाइट सम क्या हो गया, a अपॉन 1 माइनस आर। ये कैसे आया, उसमें r की पावर n जीरो हो जाता है, क्योंकि r 1 से छोटा है, पावर इन्फिनिटी लोगे तो वो जीरो हो जाएगा। डन, ये सब चीजें आप 12th में लिमिट्स में भी पढ़ोगे। तो फटाफट से ये फॉर्मूला यूज करते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर। डन, चलिए, तो इनफाइनाइट जीपी का ये फॉर्मूला है। डन, अब यहां पे 1 माइनस आर क्यों है, क्योंकि r 1 से छोटा है, तो 1 में से r सब्ट्रैक्ट करेंगे। फटाफट से अब ये क्वेश्चन देख लो, अपने को ये दो चीजें दी हुई है, राइट। तो इसको आप S1 मान लो, इसको आप S2 मान लो। लेट्स टेक इट एज S1 एंड लेट्स टेक इट एज S2, राइट। चलिए, तो फटाफट से अपन S1 लिख लेते हैं। S1 क्या दिया, अब S1 में बच्चों ये सिग्मा दिया है। अब सिग्मा का क्या मतलब होता है, यहां पे देखो, अब ध्यान से देखो, n 0 से लेकर इन्फिनिटी तक दिया है। तो इसका क्या मतलब है, पहले आप n को 0 पुट करो, तो n को 0 पुट किया, r की पावर 0 1 हो गया, a बचा। फिर n को 1 पुट किया तो r की पावर 1 हो गई। फिर n को 2 पुट किया, r की पावर 2 होगी। फिर n को 3 पुट किया, r की पावर 3 होगी। ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएगा। और सिग्मा का क्या मतलब है, n की वैल्यू पुट कर, सारी वैल्यूज पुट करके बीच में क्या लगा दो, सम लगा दो। सिग्मा का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल टर्म्स। ये इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल टर्म्स। तो n की वैल्यू 0 पुट करी, 1 पुट करी, 2 पुट करी, 3 पुट करी, ऐसे पुट करते जाएंगे। कहां तक पुट कर रहे हैं, इनफाइनाइट तक। तो ये कौन सी सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी है। देन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 57। तो ये तो सिंपल है बच्चों, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशो r है, क्योंकि r की पावर 1/1 इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सिग्मा खोल लेते हैं। दूसरे सिग्मे में देख लो क्या दिया हुआ है। तो दूसरे सिग्मे में भी n की वैल्यू 1/1 पुट करेंगे, S2। n की वैल्यू 0 पुट करी, a क्यूब का a क्यूब ही रहेगा, देखो ध्यान से। n को 0 पुट किया तो a क्यूब बचा। n को 1 पुट करोगे तो r क्यूब आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। n को 2 पुट करोगे तो r की पावर 6 आएगा, क्योंकि वहां पे 3n है। r को 3 पुट करोगे तो r की पावर 9 आएगा। चेक कर लीजिएगा। डन, कहां तक जा रही है टर्म्स, इनफाइनाइट तक जा रही है। क्लियर है, तो इसमें आप देखोगे a क्यूब सेम है, a क्यूब आप कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बच गया, 1 प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 6 प्लस आर की पावर 9 एंड सो ऑन। डन, चलिए, तो यहां पर आप देखोगे बच्चों, फर्स्ट टर्म तो आपकी a क्यूब हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई a क्यूब। कॉमन रेशो क्या हो जाएगा, तो कॉमन रेशो में आप देखोगे r की पावर 3/3 इंक्रीज हो रही है, पहले 3 फिर 6 फिर 9। तो कॉमन रेशो क्या होगी इसमें, r क्यूब हो गई। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, a अपॉन 1 माइनस आर की जगह यहां पे बच्चों r क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r क्यूब। और ये किसके इक्वल गिवन है, 9747 के। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है बच्चों, वो देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी इसका अच्छा है, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे यहां पर बच्चों, आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो बच्चों ये ध्यान रखनी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत बार यूज होती है आइडेंटिटी। डन है, ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता तो बीच में अगर यहां पे प्लस आ जाएगा तो यहां प्लस हो जाएगा, ए बी के साथ माइनस आ जाता है। ठीक है ना, अब ये वाली आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे 1 माइनस आर क्यूब में। कैसे, देखो 1 माइनस आर क्यूब को a की जगह 1 मान लिया, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का क्यूब।
तो ए की जगह 1 हो गया, बी की जगह आर हो गया डन। अब ये आइडेंटिटी मैं क्यों यूज कर रहा हूं वो अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है डन। तो ये क्या बन जाएगा फिर बच्चों, ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब को आप क्या लिख दोगे। तो बच्चों एक चीज मैं आपको एक और बता दूं, क्वेश्चन में लग तो कुछ नहीं रहा, फॉर्मूला लग रहा है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कैलकुलेट कैसे करते हो, सोल्व कैसे करते हो। यहां पे ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा है, यहां पर ये क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है ना डन। नीचे क्या लगाया मैंने, a माइनस बी इंचू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्या हो गया यहां पर 1, आर क्या हो गया, बी क्या हो गया यहां पर आर हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब मैंने आइडेंटिटी क्यों लगाई वो ध्यान से देखो बच्चों। अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए स्क्वायर। ए क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए इंटू ए स्क्वायर। ए मैं ये 1 माइनस आर को दे दूंगा, ए स्क्वायर मैं इधर दे दूंगा, डन है। ए मैंने इधर दे दिया, ए स्क्वायर मैंने इधर दे दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है, इतने पार्ट की वैल्यू मुझे पता है। कहां से सर, ऊपर देखो, ये किसके इक्वल है 57 के, तो इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा 57। उससे क्या हुआ, उससे जो पावर है वो कम हो गई बच्चों, देखो इससे आइडेंटिटी लगाने से क्या हुआ और वैल्यू पुट करने से पावर्स क्या हो गई, कम हो गई। पहले क्यूब थी अब 2 हो गई। तो मैथ्स में ये दो चीजें ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करते टाइम, एक तो जितने कम अननोन होंगे उतना ज्यादा अच्छा है, और जितनी कम पावर होगी उतना ज्यादा अच्छा है, और जितने छोटे नंबर होंगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, जितने कम अननोन होंगे, जितनी छोटी पावर होगी, और जितने छोटे नंबर्स होंगे, कैलकुलेशन उतनी इजी होगी, डन। चलिए क्लियर है बच्चा बाड़ी। चलिए तो इसकी जगह ये आ जाएगा अपना 57, राइट। चलिए इधर आ गया 9747, तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, डन। नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई। अब पर क्या करेंगे, 9747 अपॉन 57, डन। फटाफट से 3 के टेबल पे एक बार कैंसिलिंग कर लेते हैं। क्या आ गया यहां पर, ये बन गया 19, राइट, ये बनेगा। ऊपर क्या आ गया अपने पास, ऊपर आ गया अपने पास 3 2 4 9, ये बनेगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास क्या बच गया अब यहाँ पे 3 2 4 9 बाई 19, ये 19 के टेबल पे भी जाएगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। 19 के टेबल पे जा रहा है, जाएगा, चेक करो एक बार, ठीक है जाएगा। चलो चेक कर लेना एक बार, ये मेरे ख्याल से 4, ये 133 गया, हाँ चला गया बच्चों, देख लो, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया, ये 1 आ गया, 171 पे कैंसिल हो रहा है, चेक कर लेना, ठीक है ना, हो गया डन। तो कैंसिलिंग करके देख लेना आप, 171 पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होके यहाँ पे ही मैं काट देता हूँ इसको, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया यहाँ पर 171, 19 पे भी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए तो ये फाइनली अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, ये फाइनली दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने बस कुछ नहीं करना, यहां से आप a की वैल्यू पुट कर दो वहां पर। यहां पे a क्या है, 1 माइनस आर को उधर ले जाओ, डन। तो यहां से मेरे पास बच्चों a क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a विल बी इक्वल टू 57 टाइम्स 1 माइनस आर। ये वाला a अब आपने उधर पुट कर देना है, ठीक है। तो ये पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 57 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस आर इंटू आर प्लस स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब इसको भी इससे कैंसिलिंग कर लेना, 57 इंटू 57 लिख के 3 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिलिंग करके इसको खोल लो तो अपने पास आर में क्वाड्रेटिक बनेगी, आर में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। उसको सोल्व कर लेना, वहां से कॉमन रेशो आएगा, कॉमन रेशो से ए भी आ जाएगा, बाद में पूछा क्या है a प्लस 18r पूछा, उसको निकाल लेना। अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी तो है ही है, ऑब्वियस है ये, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेंथी है क्वेश्चन, ठीक है ना, डन, कैलकुलेटिव है, डन है बच्चों। तो 2 सम दिए थे, दोनों सम में फॉर्मूला लगा के इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, आई होप ये क्लियर है। आइडेंटिटी लगा लो, उससे क्या होगा, ये 57 हो जाएगा, ये बच जाएगा, पावर कम हो जाएगी,
57 को उससे कैंसिल करके यहाँ पे ये आ गया, फिर ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ए को ये पुट किया तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लेना, आर में आपके पास क्वाड्रेटिक आएगी, उसको निकाल के आर आ जाएगा, आर आ गया, ए आ गया, वो निकाल लेना। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अपना जनरल टर्म सम, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी हो गया। आगे बढ़ते हैं टर्म्स इन एपी एंड जीपी, ठीक है, और जीपी। ऑब्वियसली तीन टर्म साथ में एपी और जीपी दोनों में तो नहीं हो सकती, या तो वो एपी में होगी या जीपी में होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर तीन टर्म्स एपी में, जनरली तीन टर्म्स लेते हैं ये हमेशा, जनरली क्या देते हैं, तीन टर्म्स देते हैं। तो तीन टर्म्स अगर आपकी एपी में है, तो एपी में क्या होता है बच्चों, डिफरेंस सेम होता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, b माइनस ए, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। b आपका इधर आ जाएगा, टू बी, ए आपका उधर चला जाएगा। तो ये रिजल्ट होता है बच्चों, इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी। क्या रिजल्ट है कि मिडल वाली टर्म का डबल इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये ध्यान रखना, ये ऑब्वियसली आपको पता भी होगा, ठीक है। अब दूसरी पे आ जाओ, मान लो जीपी में, किसमें है, जीपी में, ठीक है। तो जीपी में क्या होता है बच्चों, कॉमन रेशो सेम होता है। जीपी में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम होता है। कॉमन रेशो क्या बोल रहा हूं मैं, रेशो सेम का मतलब रेशो कॉमन है, राइट। डन। चलिए कॉमन रेशो बोल दिया, उसके बाद फिर दोबारा सेम बोल रहा हूं, ठीक है। ए बी सी तीन टर्म्स है जीपी में, तो इनका रेशो सेम होता है। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो बी बाय ए, आगे वाली टर्म अपॉन नीचे वाली टर्म, इक्वल टू सी बाय बी। बी को उधर ले जाओ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहां से मेरे पास ये आ गया। तो ये दोनों रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं। क्या है रिजल्ट, अगर तीन टर्म्स एपी में है तो मिडल वाली टर्म का डबल विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। डन। अगर जीपी में है तो मिडल वाली टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। डन। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला देखिए, और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बच्चों जेई में। कभी आप सोचो ये क्या बेकार सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा, ओनली दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि ये वाला देखिए। क्या दिया अपने को, टू पॉजिटिव नंबर्स ए बी, जिसमें कि ये तीन नंबर्स जीपी में है और ये तीन नंबर्स एपी में। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, है ना, बस कैलकुलेशन है। डन। चलिए करते हैं फिर कैलकुलेशन। क्या दिया है बच्चों, ये तीन नंबर्स जीपी में दिया है, तो ये तीन नंबर जीपी में है, इसका मतलब बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो a बाई 18 आ गया। तो ये एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया, किससे आया, ये जीपी से आया। देन है इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब दूसरी पे आ जाओ, दूसरी में क्या दिया है, वो तीन टर्म्स जीपी एपी में दिए, सॉरी। अगर वो एपी में है, मैं आपको हाईलाइट कर दूं, ये वाली जीपी में है पहले वाली, और दूसरी वाली आपकी एपी में। डन। तो दूसरी वाली एपी में है तो दूसरी वाली में बीच वाले का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म, सॉरी। डन है, क्लियर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब क्या करो आप यहां पर, अब यहां पर आप a की वैल्यू पुट कर दो। यहां से a क्या अपने पास 18b स्क्वायर, a क्या हो गया 18b स्क्वायर। तो यहां पर मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चों। a को क्या पुट कर दो आप, 18b स्क्वायर पुट कर दो। उससे क्या होगा, जैसा कि मैंने बोला था एक अननोन कम हो गया, अब अपने पास सिर्फ b बचा। और अब देख सकते हो यहां पर अब b में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, यहां पे 1 आ गया और यहां पर 18b आ जाएगा अपॉन 18b स्क्वायर। ठीक है, 18b स्क्वायर आपका इधर चला गया, तो ये बन जाएगा बच्चों 360b स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 18b। डन। अब इसको आप इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। तो देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कोई बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस कैलकुलेशन लगेगी आपकी। रन। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, चलिए, तो अपने पास ये क्वाड्रेटिक बन गई बच्चों। तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, अपन ने क्या किया, a को पुट कर दिया 18b स्क्वायर। डन है ना, ताकि b में क्वाड्रेटिक बन जाए। b को मत पुट करना, b को पुट करोगे तो रूट में आ जाएगा, फिर स्क्वायरिंग करते फिर होगे। ठीक है, इसलिए a को पुट कर लिया, b को पुट करोगे तो रूट में आएगा। डन। चलिए, अब इसको उधर ले जाओ, तो ये बन गया 360b स्क्वायर
माइनस 18b माइनस 1। अब इसमें कॉमन तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा, डन है। तो अब अपने को स्प्लिट करना है मिडिल टर्म में। तो 36 क्या हो गया अपना, वही 10 बाहर ले लो, 36 हो गया आपका 9 इंटू 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। डन है। अपने को 18 चाहिए, राइट। तो ये 3 2 जा 6 12, 12 और 3 2 जा 6 और 5 30, 30 और 12 आ गया। डन है। इस तरीके से कर लो। क्या किया मैंने, 3 2 जा 6, ये वाले 3 ले लिए और ये वाले 3 ले लिए। 36 को लिख दिया 9 इंटू 4, 9 3 3 2 2 4 हो गया, 10 हो गया 5 इंटू 2। ये क्या बन गया 12 और ये बन गया आपका 18, 18 नहीं सॉरी माय बैड 30, 30 में से 12 गया 18 आ गया। डन है। इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ता है। तो ये क्या बन गया अपने पास 360b स्क्वायर। माइनस चाहिए तो माइनस अपन 30 को दे देंगे बड़े वाले को, तो माइनस 30b प्लस 12b माइनस 1। b को यहाँ पे 30b कॉमन आ जाएगा, 30b कॉमन आया तो ये बन गया 12b माइनस 1। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, 12b माइनस 1 इक्वल टू 0। खत्म है बच्चों, b आ गया, b आ गया तो आपके पास a भी आ जाएगा। डन है। चलिए, तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए अपने पास, 36b प्लस 1 और यहां से आ गया 12b माइनस 1। अब ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है पॉजिटिव टर्म्स है, तो b तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन बच्चों पूरा पढ़ लिया करो ढंग से, ठीक है। एक ना एक चीज यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी और ये वाला आपका एक्सेप्ट हो गया। यहां से मेरे पास b क्या आ गया 1/12, b आ गया, b के बाद आपका a आ गया, a आ गया, सब कुछ आ गया। चाहिए क्या 16a इंटू 12 भी चाहिए, वो कर लेना आप लोग। डन है, क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब देखो अपने को क्या चाहिए, 16a प्लस 12b, ठीक है। आप क्या करो, बस वही a की जगह 18b स्क्वायर पुट कर दो, तो ये बन गया 16 इंटू 18b स्क्वायर प्लस 12b, ठीक है। तो ये बन गया 16 इंटू 18, बी स्क्वायर की जगह नीचे आ गया 12 इंटू 12 और ये तो सीधा 1 ही बन गया, ठीक है। ए की जगह क्या लिख दिया 18b स्क्वायर। अलग से ए मत निकालो कि अलग से ए निकाला मल्टीप्लाई किया फिर पुट किया, अलग से नहीं, ठीक है। सीधा पुट करके फाइनली इस तरीके से आप लिख लो, स्मार्ट कैलकुलेशन करो। डन है ना, कि पहले अलग से ए निकाला मल्टीप्लाई करके देखा, पहले यहाँ पे पुट कर दो, अब यहाँ पे कैंसिलिंग कर लो, बस खत्म है। ये 4 पे गया 4 और ये 3, ठीक है। ये वाला किस पे गया, ये 3 पे जाएगा, ये 4 और ये 6। डन, क्लियर है। फिर ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल और ये 3 इस 6 से कैंसिल, खत्म। 2 + 1 आपका 3 आ गया आंसर। डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से स्मार्ट कैलकुलेशन कर लिया करो। ए को यहाँ पे लिख दिया 18b स्क्वायर, फिर यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल करके सीधा 2 + 1 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है बच्चों टर्म्स इन एपी और जीपी, सीधा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3 टर्म्स एपी में दे देंगे, जीपी में दे देंगे, रिलेशन पूछ लेंगे, बस डन, क्लियर। चलिए तो बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने, एपी में है तो ये, जीपी में है तो ये, डन। चलिए तो अपना हो गया टर्म्स इन एपी जीपी। अब पढ़ लेते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन मीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सीक्वेंस सीरीज में नहीं यूज होता, ये बाकी चैप्टर्स में भी यूज हो जाता है। रिलेशन बिटवीन मीन्स कैसे यूज होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन मीन्स में एक सिंपल सा फंडा है, वो फंडा क्या है कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। साथ में इसमें एक चीज और आ जाती है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मैं कर देता हूँ मेंशन। साथ में आता है ग्रेटर देन इक्वल टू hm, am gm hm, am बड़ा होता है gm से, gm hm से, ऑब्वियसली am hm से भी बड़ा होगा। एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स होंगे तभी आपने ऐसा लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डन। पॉजिटिव नंबर्स के लिए am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। लेट्स से आपके पास दो नंबर्स है, अब am gm क्या होता है सच ये भी नहीं आप पता आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर am gm hm कैसे निकालते हैं n नंबर्स के लिए। लेट्स से अपने पास कितने टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। टर्म्स क्या ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, a1 a2 a3 a4, ये टर्म्स आपको गिवन है, कहां तक, an तक, ये क्या आपकी टर्म्स होंगी। इन सारी टर्म्स का आपने am कैसे लिखना है बच्चों, सिंपल सा फंड है, सारी टर्म्स को ऐड करो, सारी टर्म्स को ऐड करो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो हो गया बच्चों am। डन। gm क्या होता है, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और पावर में आ जाएगा 1/n,
ठीक है, am में ऐड करके n से डिवाइड किया, gm में मल्टीप्लाई करके पावर में 1/n ले गए। डन। hm क्या होता है? अब hm में कुछ नहीं है, ये am है, am को उल्टा कर दो, n ऊपर आ जाएगा। am है, hm क्या होता है? hp क्या होता है? ap का उल्टा, राइट? ap में टर्म्स का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो, साथ में टर्म्स को भी उल्टा कर दो। टर्म्स को उल्टा मतलब यहाँ पे a1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/a1, 1/a2, 1/a3 प्लस ऐसे। क्लियर? टर्म्स को उल्टा करके फिर ऐड करना है, ऐसे नहीं करना 1/a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे नहीं करना, ये अलग चीज है। डन है? क्लियर? चलिए, तो एचएम के बाद अगर एचएम में कंफ्यूजन होती है तो ऐसे सोच लिया करो, एएम को उल्टा कर दो, साथ के साथ टर्म्स को भी उल्टा कर दो। डन। चलिए, तो ये हो गया आपका एचएम, एएम, जीएम। आपको पता होना चाहिए तीनों चीजें निकलती कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, एएम कैसे निकलेगा? सारी टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय एन। जीएम सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके पावर में 1/n। एचएम में एएम को उल्टा करके साथ में टर्म्स को भी उल्टा कर दो। डन। चलिए, यही यहां पर लिखा हुआ है बच्चों। लेट्स से अपने पास दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स का ये एएम है, ये जीएम है, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तीन टर्म्स है, ये एएम है, ये जीएम है, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, और वो पॉइंट आपका ये है, क्या है? इक्वालिटी होल्ड्स इफ एआईज आर इक्वल। एआईज का मतलब सारी टर्म्स इक्वल, तो मतलब ये इक्वल टू कब होगा? मतलब एएम जीएम इक्वल कब होंगे? जब सारी टर्म्स इक्वल होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे भी आई थिंक मेंशन है, हाँ यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, इफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल देन एएम इक्वल टू जीएम। इफ ऑल द टर्म्स आर डिस्टिंक्ट, अदरवाइज मतलब या तो सारी टर्म्स अलग हो, सारी में दो सेम हो सकती है, तीन भी सेम हो सकती है, बट सारी सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में एएम जीएम से बड़ा हो जाएगा। डन। अब इसको यूज कैसे करना है, कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कब यूज करना है पहले तो ये चीज समझ लेते हैं, और क्यों यूज करते हैं ये समझ लेते हैं। एएम जीएम का यूज होता है बच्चों मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। एएम जीएम का यूज कब होता है? मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे दिमाग में ना एओडी आता है। एओडी क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है ना? डन। एक तो तरीका वो होता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का, दूसरा तरीका इससे भी आता है, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये वाला तरीका ज्यादा इजी होता है एओडी से, क्योंकि इससे जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एएम जीएम का यूज कब होता है? एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का यूज कब होता है? मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम भी आ जाएगा। और कब यूज करना है उसमें आपको क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। ये तीनों पॉइंट देख के आपके दिमाग में एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम आएगा। पहला पॉइंट क्या है? आपसे क्वेश्चन में ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू पूछी होगी, मिनिमम पूछी होगी या फिर मैक्सिमम पूछी होगी। मैक्सिमम में ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम वगैरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, साथ में क्वेश्चन में ये दिया होगा, ये मेंशन होगा क्वेश्चन में कि टर्म्स क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये मेंशन नहीं है तो आप ये यूज नहीं कर पाओगे, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम यूज नहीं कर पाओगे। तो ये मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है तो इसका मतलब क्वेश्चन वाला आपसे चाहता है कि आप ये लगाओ। डन है। तीसरी चीज, या तो प्रोडक्ट गिवन होगा या फिर सम गिवन होगा, क्योंकि एएम में सम चाहिए होता है, जीएम में प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो या फिर क्या गिवन होगा? प्रोडक्ट गिवन होगा। अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। प्रोडक्ट इज गुड, मतलब प्रोडक्ट करने पर गुड आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, चलिए, तो ये तीन चीजें। तो क्यों यूज करना है? मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। कब यूज करना है? जब ये 3 पॉइंट आपके मैच हो रहे हो। जैसे कि अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे देखो 3 पॉइंट में, देखो इसी क्वेश्चन में तीनों पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट मेंशन है, मेंशन है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? कि मेंशन है कि टर्म्स क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था ना, या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम, जरूरी नहीं मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको ये गिवन है, क्या गिवन है? सम गिवन है। सम गिवन है, किसके बारे में पूछ रहा है? प्रोडक्ट के बारे में। सम गिवन है, पूछ रहा है प्रोडक्ट के बारे में। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। समझ में आ गया? डन है? क्लियर हुआ? एएम जीएम कब लगाना है? ये 3 पॉइंट होते हैं। गिवन होगा कि टर्म्स पॉजिटिव है, मैक्सिमम मिनिमम पूछा होगा, और तीसरा पॉइंट या तो सम दिया प्रोडक्ट पूछा होगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है, प्रोडक्ट दिया तो सम पूछा होगा। और अगर प्रोडक्ट दिया सम पूछा तो यहां पर मिनिमम होगा, उल्टा हो जाएगा सारा। समझ रहे हो ना बात? अगर यहां पर प्रोडक्ट दिया होता और आपसे सम पूछा होता तो यहां पर मिनिमम हो जाता। प्रोडक्ट दिया तो मिनिमम वैल्यू किसकी पूछेंगे? सम की। सम दिया तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट की पूछेंगे। डन है? चलिए,
लेट्स मूव ऑन। बट इतना अपन ने फोकस नहीं करना, वो अपने आप आ जाएगा जो भी आएगा, मिनिमम मैक्सिमम। अब अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। अप्लाई कैसे करना है, अब आती है बारी अप्लाई। क्यों करना है, कब करना है, अब आते हैं कैसे करना है। डन, ध्यान से देखिए। अब आप देखोगे बच्चों, सम में सबकी पावर 1 1 है, सबकी पावर 1 1 है। तो अगर मैं टर्म्स ए बी सी डी लेता हूं तो इनको मल्टीप्लाई करने पे तो ए बी सी डी आएगा, पावर 1 आएगी सबकी। बट मुझे कितनी चाहिए, ए की पावर 5 चाहिए, बी की पावर 3 चाहिए, सी की पावर 2 चाहिए। तो मतलब ए 5 बार आना चाहिए, बी 3 बार आना चाहिए, सी 2 बार आना चाहिए। डी तो चलो, डी बेचारा बोला सा है, वो मेरी तरह है, वो कह रहा है मैं तो एक ही बार आ रहा हूँ। ठीक है, डन है, क्लियर। बट अपने को ए 5 बार चाहिए, बट गिवन एक बार है, तो क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आइए बच्चों, देखते हैं क्या करते हैं। लेट मी शो यू। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ए के 5 टुकड़े कर देंगे। क्या करेंगे, ए के 5 टुकड़े। तो अगर बच्चों, अगर आप ए के 5 टुकड़े कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, हर टुकड़ा किसके इक्वल हो जाएगा, बता सकते हो। हर टुकड़ा किसके इक्वल हो जाएगा। अगर आपने ए के टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े चाहिए, 5, क्योंकि ए की पावर 5 चाहिए। तो हर टुकड़ा क्या हो जाएगा, ए बाय 5, ऑब्वियस चीज है। डन है। तो आपने क्या करना है, आपको ए के 5 टुकड़े चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां पर ए को 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। बी के कितने चाहिए, बी के 3 चाहिए, 3 ही चाहिए, जितनी पावर है उतने टुकड़े चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। सी के कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, खत्म क्वेश्चन। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। तो ये तो अभी मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्या किया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि एक्सप्रेशन सेम रहे। ठीक है, तो 5 टाइम्स ए बाय 5 को क्या लिखूंगा मैं, 5 टाइम्स ए बाय 5 का मतलब ए बाय 5 5 बार आ गया। ए बाय 5 कितनी बार आ गया बच्चों, 5 बार आ गया। 3 टाइम्स बी बाय 3 का मतलब बी बाय 3 3 बार आ गया। सी बाय 2 2 बार आ गया। और डी तो अपने को एक ही बार चाहिए था, तो उसको एक ही बार रखेंगे। हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो ए के अगर 5 टुकड़े कर रहे हो तो ये ए बाय 5 हो जाएगा, बी के 3 कर रहे हो तो ये बी बाय 3 हो जाएगा, सी के 2 कर रहे हो तो ये सी बाय 2 हो जाएगा, प्लस डी। आया समझ में, डन। अब देखो, अब अपने पास टर्म्स कौन कौन सी है। अब अपने पास टर्म्स है बच्चों 5 ए बाय 5 है। अब इनको अलग अलग मानना है टर्म्स को, ये पूरी एक टर्म नहीं है, ये अलग 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 है। तो कितने ए बाय 5 हो गए, 5। कितने बी बाय 3 हो गए, 3। कितने सी बाय 2 हो गए, 2, डी 1। तो टोटल टर्म्स कितनी होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं 5 ए बाय 5, 3 बी बाय 3 और 2 सी बाय 2, और डी तो अपना एक ही है, 1 डी। ठीक है, तो 5 ए बाय 5 है, 3 बी बाय 3 है, 2 सी बाय 2 है, एक अपना डी है। क्लियर। तो कितनी टर्म्स हो गई, 5 3 8 10 11। अब टर्म्स अपन 4 नहीं लेंगे, टर्म्स अपन लेंगे टोटल 11। समझ आ गई बात, क्लियर है बच्चों। 11 कैसे, 5 ए बाय 5, 3 बी बाय 3, 2 सी बाय 2, 1 डी। डन है। चलिए अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लो फटाफट से। तो अब अपन क्या लगाएंगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। क्या लगाएंगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। क्लियर, यही लगाएंगे। अब ए एम में क्या होगा, ए एम में इन सारी टर्म्स का सम। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, फिर से लिख देता हूं, इन सारी टर्म्स का सम। 5 ए बाय 5 है, 1 2 3 4 5, 3 बी बाय 3 है, 2 सी बाय 2 है, और एक अपना डी हो गया। ठीक है, ये आ गई 11 टर्म्स। इन सारी टर्म्स का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई यहां पर, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 11 अपॉन 11। डन है, ये हो गया आपका एम। अब आती है बात बच्चों जीएम की। अब जीएम कैसे लिखोगे, तो जीएम क्या होता है, जीएम में क्या करोगे, इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ए बाय 5 कितनी बार आएगा, 5 बार। मैं सीधा लिख दूं, ए बाय 5 कितनी बार आएगा, 5 बार। तो ये बन जाएगा ए बाय 5 की पावर 5। आ गया ना, ए की पावर 5 आ गया, वही चाहिए था। ठीक है, बी बाय 3 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो यहां आ जाएगा बी बाय 3 की पावर 3। सी बाय 2 2 बार, सी बाय 2 का स्क्वायर, और साथ में डी। अब होल की पावर कितनी आएगी बता दो बच्चों, होल की पावर कितनी आएगी, होल की पावर आएगी बच्चों 1/11, क्योंकि टोटल टर्म्स 11 है।
आई होप क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। डन है। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये जो लिखा ऊपर इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और फॉर्चुनेटली वो भी कितनी गिवन है, 11 गिवन है। तो ऊपर 11 आ गया, 11/11 1 हो गया, 11/11 1 हो गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यही अपने को चाहिए था, ठीक है ना। तो ये बन गया a की पावर 5। अब यहां पे भी ध्यान रखिएगा, a की पावर 5 b³ c² d, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आएगा 5 की पावर 5, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2। क्या मुझे ये चाहिए साथ में, ये नहीं चाहिए, तो ये आप इधर भेज दोगे, ये आप इधर भेज दो। डन है। चलिए, और ये जो पावर 1/11 थी, 1/11 पावर उधर जाके पावर 11 हो जाएगी, और 1 की पावर 11 1 ही रहेगा। डन है। चलिए, तो अपने पास ये बच गया। आई होप क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों AMGM लगाते हैं। a की पावर 5 चाहिए थी तो a के 5 टुकड़े कर लो, b की पावर 2 चाहिए तो b के 2 टुकड़े कर लिए, सॉरी 3 चाहिए थी 3 टुकड़े कर लिए, c की पावर 2 चाहिए तो 2 टुकड़े कर लिए। 5 टुकड़े किए तो मतलब वो बन गया a/5, 3 किए तो b/3, c किए तो c/2। टुकड़े करने से क्या हुआ, अगर 5 टुकड़े हो रहे हैं तो a 5 बार मल्टीप्लाई होगा, 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 5 आ जाएगा। b के 3 टुकड़े तो b 3 बार मल्टीप्लाई होगा, b³ आ गया। c/2 के 2 टुकड़े 2 बार मल्टीप्लाई होगा, c² आ गया। डन है। चलिए, तो बस ये आ गया। अब इसको इधर ले जाओ तो मतलब इसकी वैल्यू इससे कम है, इससे कम है, तो ये क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, इससे कम है, लेस देन आ रहा है ना यहाँ पे। डन। कंपेयर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 3750 बीटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई। मिनिमम वैल्यू ऑफ a की पावर 5 b³ c² d कितनी आ रही है अपने पास, इसको इधर ले जाओगे, 5 की पावर 5, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं है, क्यूब होना चाहिए था, हाँ क्यूब आएगा, सॉरी 3 का क्या आएगा, क्यूब, क्योंकि b 3 बार है ना, ध्यान दीजिए, 3 का क्यूब इंटू 2², ये आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को ये चाहिए 3750 बीटा, ये इसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 3750 है ना वो, राइट 50 बीटा। तो यहां से आप सीधा बीटा लिख लो, तो बीटा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज बीटा विल बी इक्वल टू 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 का स्क्वायर अपॉन 3750। डन है। तो ये 0 है, 10 है, तो 10 को तो कैंसिल कर दो, किससे, 5 इंटू 2 से, तो 5 की पावर 4 बच गई, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 अपॉन 375, 2 की पावर सॉरी 1 हो जाएगी। क्लियर है, 0 कैंसिल कर दिया ना, 5 इंटू 2, 5 की पावर 2 की पावर 1। डन। क्लियर। अब ये 25 पे भी जा रहा होगा मेरे ख्याल से, 25 पे गया तो यहाँ पे 25 125, तो ये 25 पे भी जा रहा है, तो 25 पे कैंसिल किया तो 5 की पावर 2 बच गई, 5 की पावर 2 बच गई, ये गया 1 और ये 15 पे गया, चला गया। अब 15 क्या हो गया, 15 किस पे गया, 3 इंटू 5, तो यहाँ पर पावर 2 बच गई और यहाँ पर पावर 1 बच गई, खत्म। इस तरीके से बीटा निकालो, स्मार्ट कैलकुलेशन करो बच्चों। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करेंगे पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सोचेंगे 3750 कैसे आएगा, बाहर निकाल लेंगे, फिर बिट्टा देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन करो, इक्वल टू लिखा, 370 नीचे ले गए, कैंसिलिंग कर दिया, बिट्टा आ गया। डन है। चलिए, तो कैलकुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ये नहीं है कि बीच में छोड़ दिया, कैलकुलेशंस भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये नहीं है कि बस सिर्फ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो बचा अपने पास 5, 3 का स्क्वायर 2, 5 टू द 10, 3 का स्क्वायर 9, 90 आपका आंसर आ गया। अब इसमें बच्चे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 9 को इंटू 5 45, 45 इंटू 2 करेंगे, सीधा देखो 5 इंटू 10 10, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 90, फटाफट से। इसमें एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप ऐसे करोगे ना 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90, ऐसे आपके 5 सेकंड वेस्ट जाएंगे, और 5 सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करनी है। डन है। चलिए, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, 9 इंटू 10 90 आ गया, खत्म। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये हो गया अपना रिलेशन बिटवीन मीन्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर है। डन है। चलिए, कैसे लगाना है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो अपना हो गया रिलेशन बिटवीन मीन्स। अब पढ़ेंगे बच्चों AGP, उसके लिए पहले ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, अब ये वाला देखते हैं बच्चों। तो AGP क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए, AGP क्या होता है। AGP का मतलब
ऑब्वियसली एक पार्ट एपी में होगा, दूसरा पार्ट जीपी में होगा, मतलब एपी जीपी साथ में चलेंगे, ठीक है। तो सीरीज में जो टर्म्स गिवन होंगी उसमें एक पार्ट एपी में होता है, एक पार्ट जीपी में होता है, जैसे कि ये वाली। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पर 1 + x के साथ लेट्स से 1 है, ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये 1 2 3 और फिर 60 तक, ये वाला पार्ट आपका एपी में है। कौन सा? ये 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक गया? 60 तक गया, ये वाला पार्ट आपका एपी में है। और जो ये साथ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल क्यूब, 1 + x होल पावर 60। आपको साफ दिख रहा है 1 + x की पावर इंक्रीज हो रही है, ये वाला पार्ट आपका जीपी में हो गया। डन है? तो एजीपी क्या होता है बच्चों? कैसे पता चलेगा एजीपी है? उसमें एक पार्ट एपी में होगा, एक पार्ट जीपी में होगा। जो 1 + x के साथ लिखा हुआ है वो एपी में जा रहा है, और 1 + x वाला पार्ट आपका जीपी में है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, उसका एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, और वो मेथड क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अपने को ये सम दिया हुआ है, इसको मैं एस मान क्या लेता हूँ, दिया ही हुआ है एस, ठीक है। तो ये अपने को ये दिया हुआ है। अब ये इनफाइनाइट एजीपी नहीं है, इनफाइनाइट एजीपी का क्वेश्चन हम आगे करेंगे, पहले हम कौन सी कर रहे हैं? फाइनाइट, जिसमें अपने को टर्म्स गिवन है। कितनी गिवन है? साफ दिख रहा है, पावर 1 से 60 तक गई, कितनी टर्म्स हो गई? 60 टर्म्स हो गई। डन है? चलिए, और ये क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों तसल्ली के साथ, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई गलती ना हो। और गलतियां क्या क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, वो मेथड क्या है बच्चों? आपने क्या करना है, जो जीपी वाला पार्ट है उसका कॉमन रेशो देखो क्या है। तो जीपी वाले पार्ट का कॉमन रेशो क्या है? 1 + x, साफ दिख रहा है, 1 + x की पावर 1/1 इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या करोगे, इस पूरी सीरीज को 1 + x से मल्टीप्लाई कर दो। फिर से क्या करोगे, इस पूरी सीरीज को 1 + x से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड ऑब्वियसली दोनों साइड ही करोगे, एक तरफ कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, टू कीप द एक्सप्रेशन सेम। और हर टर्म को करोगे, और इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज ध्यान रखनी है, राइट हैंड साइड में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको एक स्टेप आगे लिख दो। तो 1 + x को मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। इसको करूंगा तो इसको एक स्टेप आगे लिखो, ये बन गया 2 × 1 + x का होल क्यूब। इसको करूंगा तो ये भी आगे आ जाएगा, बट यहाँ पे डैश डैश है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके नीचे कौन सा आएगा? जो इसके पीछे होगा, तो इसके पीछे क्या होगा? 59, और पावर होगी 59, बट 1 + x से मल्टीप्लाई किया तो पावर होगी 60। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? कॉमन जीपी वाले पार्ट के कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? जब मल्टीप्लाई करोगे तो हर टर्म को एक एक स्टेप आगे लिखना है, हर टर्म को एक एक स्टेप आगे लिखना है। और वो क्यों लिखना है, आई होप वो उसके बारे में आपको पता चल भी गया होगा क्यों लिख रहे हैं, और नहीं पता चला तो मैं आपको दिखा देता हूं। आगे क्यों लिख रहे हैं? ताकि सेम टाइप की टर्म्स एक साथ बन जाए। जैसे यहां पर देखो 1 + x की पावर 2 है, यहां पे भी 2 है, 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां 60 यहां भी 60 है। आगे इसलिए लिखते हैं ताकि ये इस तरीके से पेयर बन जाए, सेम पेयर बन, सेम टाइप की टर्म्स एक साथ आ जाए। डन है बच्चों? क्लियर है? हो गया? ये हो गए 2 स्टेप, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली सॉरी फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप क्या? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। अब क्या करना है आपने? दोनों को सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना? एक स्टेप आगे क्यों लिखा? ताकि ये वाला ऐसे सेम पेयर बन जाए, सिमिलर टाइप की टर्म्स का पेयर बन जाए। डन? चलिए, देखना आसान हो जाता है बस, ठीक है। चलिए अब फटाफट से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है अब? इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए कर लिया सब्ट्रैक्ट, देख लेते हैं क्या बनेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बनेगा, s तो कॉमन आ जाएगा, s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया? 1 में से 1 + x सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर में से नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये -1 - x हो जाएगा। डन? फिर इस 1 + x के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो 1 + x ही बचेगा। फिर जब इसको इससे करोगे तो 1 + x का होल स्क्वायर तो सेव है, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 1 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या बच गया? 1 + x का होल स्क्वायर बच गया। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 3 - 2 1 हो गया। तो देख लो कितना सिंप्लीफाई हो रहा है ना चीजें, ऐसे। फिर डैश डैश डैश, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर आ जाएगा 1 + x की पावर 60। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं,
यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बच्चे इसको प्लस में ही लिख देते हैं। नहीं, ये प्लस में नहीं आएगा बच्चों, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस, तो यहाँ माइनस आएगा। ये गलती ये करते हैं। डन है, क्लियर। सारी टर्म्स को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया पेयरिंग में। डन, चलिए चेक कीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे बच्चों, ये वाली जो चीज है, अब ये जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आई, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आई ये वाली जो टर्म्स है, अब ये टर्म्स क्या बना रही है, जीपी बना रही है। अब ये टर्म्स क्या बना रही है, जीपी बना रही है। क्यों, क्योंकि इसमें एपी वाला पार्ट तो चला गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एपी वाला पार्ट चला गया। अब ये सिर्फ जीपी बचे, और जीपी में जीपी का फॉर्मूला लगा दोगे। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जीपी में ये वाली टर्म नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसमें ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो ये वाली टर्म जीपी में नहीं आएगी। डन है, चलिए। तो ये क्या बन गया अपने पास, यहां पर देखो 1 1 कैंसिल, यहां सिर्फ माइनस एक्स बचेगा। क्या बच गया, माइनस एक्स। एस के साथ माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एस ऑफ माइनस एक्स नहीं लिखा, ठीक है। डन। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लगाओगे, फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स हो गई, इंटू कॉमन रेशो भी 1 प्लस एक्स हो गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितनी है, 1 से 60 तक गई पावर, तो नंबर ऑफ टर्म्स 60 हो गई। -1 अपॉन 1 प्लस एक्स -1, और वो वाली टर्म साथ में आ जाएगी, -60 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 61। इसको मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको ध्यान रहे, इस टर्म को साथ में लेके चलना है। डन, चलिए अब फटाफट से बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा अपना 1 प्लस एक्स इंटू, ऊपर आ गया अपना, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 1 कैंसिल, नीचे x बच जाएगा, ठीक है। -60 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 61। डन है, s इंटू 1 माइनस s इंटू माइनस एक्स। क्लियर है। अब अगेन बात आती है इसको सिंप्लीफाई करने की। अगेन क्या बात आती है इसको सिंप्लीफाई करने की। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई होप यहां तक तो सबको क्लियर है कैसे कैसे करना है। डन है। क्या करना है, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके हर टर्म को एक एक आगे लिख के सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाली जो टर्म्स आएंगी वो जीपी में आ जाएंगी, ठीक है। जीपी में आ गई, जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, आ गया। डन, चलिए। तो अब अपने पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज एस ऑफ माइनस एक्स नहीं है, एस के साथ माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, पूरे को इसको एक्सपैंड ही कर दो। क्या कर दो, इस पूरे को एक्सपैंड कर दो, ठीक है। तो एक्सपैंड करूंगा तो पहले 1 प्लस एक्स ही एक्सपैंड करो, तो 1 प्लस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स की कितनी पावर होगी, 61। 1 प्लस एक्स की पावर हो गई 61। नीचे एक्स भी है, नीचे एक्स भी है, ये ध्यान रखिएगा। 1 प्लस एक्स फिर इधर गया, तो ये बन गया माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या है, एक्स है। क्लियर। अब साथ में क्या है, -60 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61। चेक कीजिएगा। डन है बच्चों, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, 1 प्लस एक्स की पावर 61। अब आप एक्स एलसीएम ले लो, एक्स से क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, तो ये वाला जो एक्स है ये इधर चला जाएगा। डन है। वो वाला एक्स कहां चला गया, इधर चला गया, अपने को उस फॉर्म में चाहिए, राइट। डन, क्लियर। वैसे तो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, एस ऑफ 60 की वैल्यू चाहिए, तो अपन 60 भी पुट कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्ली दिखा देता हूं, ठीक है, पुट करने से पहले। अब आप क्या करोगे, इसमें से और इसमें से 1 प्लस एक्स की पावर 61 कॉमन ले लो, तो कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ -60x बचा, तो ये बन गया 1 - 60x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61 माइनस 1 प्लस एक्स, ये बच गया बच्चों, और नीचे आपका ऑब्वियसली वही x है। तो ये है बच्चों एस ऑफ माइनस, एक्स के साथ माइनस एक्स भी है। अब बच्चे तीसरी गलती क्या करते हैं, तीसरी गलती करते हैं माइनस एक्स से डिवाइड करना भूल जाते हैं। डन। तो अब इसको माइनस एक्स को उधर लेके जाएंगे, तो यहां से अपना फाइनली एस आ जाएगा। माइनस एक्स को उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, नीचे एक्स स्क्वायर, माइनस भी जाएगा, तो इसको मैं 60x - 1 कर देता हूँ। 60x - 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61, और ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स। चेक कीजिए, ये आपका सम आ गया। अब इसमें भी अगर आपने 1 प्लस एक्स कॉमन लेना ले सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। क्लियर है। कैलकुलेट कैसे करना है, डन है बच्चों।
तो 3 गलतियां क्या क्या बताई है मैंने। तीसरी गलती कि ये जब टर्म आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें माइनस लगेगा, ठीक है। दूसरी गलती इस ये वाली टर्म जीपी में इंक्लूड नहीं होगी, तो ये ऐसी रहेगी। तीसरी गलती बच्चे ये माइनस एक्स बचता है यहाँ पे, माइनस एक्स से डिवाइड करना भूल जाते हैं। अब अपने को चाहिए क्या, एस ऑफ 60। ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों, इसका मतलब क्या है कि एस में एस 60 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि एक्स की जगह क्या पुट करना है, 60 पुट करना है। इसका मतलब क्या है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, 60 पुट करना है, ठीक है। डन। चलिए, तो मुझे चाहिए, क्योंकि ये देखो ये लिखा हुआ है ना, तो एक्स की जगह आप 60 पुट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ना एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ ना, एक्स स्क्वायर इंटू एस, ठीक है। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर उधर ही लिख देते हैं। तो क्या किया, एक्स इधर ले गया, एक्स स्क्वायर माइनस में उधर ले गया, तो ये आ गया। अब आप एक्स को 60 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म है क्वेश्चन अभी। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 60, ठीक है। डन। चलिए, तो जैसे आपने 60 पुट किया, ये बन गया 60 का स्क्वायर इंटू एस। इसी की वैल्यू चाहिए थी अपने को, देख लो, 60 का स्क्वायर इंटू एस। डन। अब यहां पे पुट कर दो, ये बन गया 60, 3600 -1 इंटू 61 की पावर 61 प्लस 61। क्लियर। अब कंपैरिजन देखेंगे, अपने को कंपैरिजन देखो इस फॉर्म में चाहिए, a टाइम्स बी की पावर b प्लस बी, b की पावर b प्लस b, और ये कितना बन गया 3599। खत्म क्वेश्चन। अब आप कंपेयर करोगे, अपने को क्या दिया है, a टाइम्स b की पावर b प्लस b। तो आप कंपेयर करोगे, b की वैल्यू 61 आ गई, a की वैल्यू 3599 आ गई। डन है। चलिए, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्लियर। तो 24 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये, प्रॉपर्ली ढंग से करोगे तो आ जाएगा। डन। अपने को a प्लस बी चाहिए, a क्या आया अपना 3599 और b आया 61, तो ये बन गया 3660। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 3660। चलिए, तो ढंग से स्टेप बाय स्टेप करो, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व होंगे। तो ढंग से पहले मैंने इसको देखो सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इन दोनों में से 1 प्लस एक्स की पावर 61 कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से पूरा सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद एक्स को 60 पुट कर दो। डन। चलिए, तो ये था बच्चों एजीपी का क्वेश्चन। तो बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका तरीके से क्लियर हो गया। अब पढ़ लेते हैं बच्चों इनफाइनाइट एजीपी, जिसमें टर्म्स इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट और जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया, इन दोनों में बस बच्चों इतना फर्क है, उसमें टर्म्स फाइनाइट थी, इसमें टर्म्स इनफाइनाइट है, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे बच्चों, एक पार्ट एपी में है, एक पार्ट जीपी में है। तो आप देखोगे ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे 1 4 8 13 19, अब ये वाला पार्ट भी एक्चुअल में प्रॉपर एपी में नहीं है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अपने पास टर्म्स क्या है, ये 1 4 8 13 19। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। चेक करो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, क्या डिफरेंस सेम है? नहीं। बट इसका मतलब टर्म्स एपी में नहीं है, बट टर्म्स का डिफरेंस एपी में है। टर्म्स का डिफरेंस एपी में है। इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है। तो कहने का मतलब बच्चों, टर्म्स एपी में नहीं है, बट टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी में है। तो ये भी फिर एजीपी में इंक्लूड कर लेंगे इसको, ठीक है। डन है। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो जीपी में है, वो तो जीपी में है, वो तो प्रॉपर जीपी है, के की पावर इंक्रीज हो रही है 1 by 1, ठीक है। तो स्टेप्स इसमें वही फॉलो करने हैं जो मैंने पिछले में बताया। क्या बताया? कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके हर टर्म को एक एक स्टेप आगे लिख देंगे। कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके हर टर्म को एक एक स्टेप आगे लिख देंगे, ठीक है। तो अपने को ये दिया हुआ है, डन, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर बच्चों? 1 by k से। कॉमन रेशो क्या है?
1 बाई के नहीं है, 1 बाई के है, क्योंकि के नीचे है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसको करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 1 बाई के, इसको करूंगा यहां पर आ जाएगा 4 बाई के स्क्वायर, इसको करूंगा यहां आ जाएगा 8 बाई के क्यूब, इसको करूंगा ये आ जाएगा 13 बाई के की पावर 4, और ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं, ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। डन है। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, एक्चुअल डिफरेंस क्या है कैलकुलेशन में, इसमें और जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था। पिछले क्वेश्चन में टर्म्स फाइनाइट थी, इसलिए लास्ट में देखो ये वाली टर्म बच गई थी, ये वाली टर्म बच गई थी, जो कि सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाई थी किसी से भी, ठीक है, और वो सीरीज में इंक्लूड नहीं हुई। बट अगर टर्म्स इनफाइनाइट है तो ये प्रोसीजर हमेशा चलता जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं, तो इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं बचेगी, आप बोल ही नहीं पाओगे कि कौन सी टर्म बच रही है, क्योंकि टर्म्स इनफाइनाइट है, प्रोसीजर चलता जाएगा, सब्ट्रैक्शन होती जाएगी, तो एंड में कोई भी टर्म नहीं बचेगी। तो बस ये डिफरेंस है, फाइनाइट में टर्म बच जाती है एंड में, इनफाइनाइट में एंड में कोई भी टर्म नहीं बचेगी, टर्म्स क्या होती रहेंगी, कैंसिल होती रहेंगी। डन है। चलिए अब क्या करना है, अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप ये क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट किया तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, एस कॉमन आ गया, ये बन गया 1 माइनस 1 बाई के इंटू एस। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां पर 1 तो किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहां 1 बच गया, इसको इससे करोगे तो 4 माइनस 1 3 बाई के आ गया, इसको इससे करोगे 4 बाई के स्क्वायर आ गया, 5 बाई के क्यूब आ गया, 6 बाई के की पावर 4 आ गया, ये आ गया। डन है। चेक कीजिए, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया और इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है। अब ये बन गया। अब क्या ये जीपी में है, क्या ये जो सीरीज आई है अब आपकी जीपी में आ गई, प्रॉपर जीपी में नहीं आई है। अभी भी आप देखोगे नीचे वाला पार्ट तो जीपी में है, बट ऊपर वाला पार्ट नहीं है, बट अब ऊपर वाला पार्ट एपी में है, प्रॉपर एपी में है। तो अब ये क्या बन गई, प्रॉपर एजीपी बन गई। क्या बन गई, प्रॉपर एजीपी बन गई। तो अब आप क्या करोगे, अब फिर से ये जो स्टेप किया ये स्टेप आप दोबारा करोगे। समझ में आ गया। डन है, क्लियर है। तो कहने का मतलब जब डिफरेंस एपी में होगा, टर्म्स एपी में नहीं है बट उनका डिफरेंस एपी में है, तो उस केस में आपको 2 बार सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। 2 बार कैसे, एक बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोबारा कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। डन है। तो अब दोबारा करें या मल्टीप्लाई, अगेन कॉमन रेशियो तो वही है 1 बाई के, तो 1 बाई के को इससे ही करेंगे, ये नहीं कि ऊपर वाले से, इसी से जो नई सीरीज आई है उसी को ही करोगे, क्योंकि ये अब आपकी प्रॉपर एजीपी बन गई। इसको 1 बाई के से किया, ये आ गया। डन। चलिए फिर इसको 1 बाई के से करोगे, ये इधर आ जाएगा 1 बाई के, इसको किया ये आ जाएगा 3 बाई के स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर किया तो ये आ जाएगा 4 बाई के क्यूब, और ये बन जाएगा 5 बाई के की पावर 4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट है तो अपने को लास्ट वाली टर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये उधर चला जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट अगेन वही वैसे ही, 1 बाई के वाली को 1 बाई के से, 1 बाई के स्क्वायर को 1 बाई के स्क्वायर वाले से एंड सो ऑन। ठीक है, देख रहे हो प्रेजेंटेशन भाई की। डन है, क्लियर। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है, अब फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। तो यहां पर एजीपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 2 बार लगाएंगे, क्योंकि यहां पर डिफरेंस एपी में है, टर्म्स एपी में नहीं थी। ठीक है, तो एक बार लगाया, फिर से 1 बाई के से मल्टीप्लाई करके अब दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे। डन। तो अब क्या बना अपने पास, चेक कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं चुन चुन के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, ये नहीं कि सिंपल से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्प हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, डन। चलिए अब सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो कॉमन आ गया, बचेगा क्या, अगेन वही 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। तो यहां पर क्या बनेगा फिर, 1 माइनस 1 बाई के, ये भी 1 माइनस 1 बाई के है, तो ये बन जाएगा बच्चों 1 माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर, साथ में ऐसा आ गया। आई होप ये क्लियर है। स्मार्ट कैलकुलेशन करो। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे, नहीं। स्मार्ट कैलकुलेशन मतलब पहले कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है। तो ये तो कॉमन ही आ गया था, ये क्या बन गया 1 माइनस 1 बाई के, तो फिर से 1 माइनस 1 बाई के, ये भी 1 माइनस 1 बाई के, तो 1 माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर इनटू एस। डन। चलिए अब इधर आ जाओ। इधर क्या आ गया, 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 नहीं रहा। इसके नीचे, इसको भी मैं एक बार सर्कल कर देता हूं,
1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। फिर ये क्या बन गया 3 - 1 2 बाई के, ये क्या बन गया 1 बाई के स्क्वायर, ये क्या बन गया 1 बाई के क्यूब, 1 बाई के की पावर 4। अब आप देखोगे अब ये आपकी प्रॉपर जीपी बन गई है, नाउ इट इज प्रॉपर जीपी डन। अब इसमें प्रॉपर जीपी में आप देखोगे 2 बाई के लिखा है, क्या लिखा है ये 2 बाई के, तो इसमें आप क्या करो, या फिर इसको ऐसे ही रहने तो 2 बाई के ही रहने तो वो आपकी मर्जी है, या तो आप 2 बाई के को लिख लो 1 प्लस, इसको ऐसे लिख दो 2 बाई के को क्या लिख दो 1 बाई के प्लस 1 बाई के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 बाई के है और यहाँ पे सबके पास 1 है ऊपर, अगर या तो सबके पास 2 होता तो मैं 2 कॉमन ले लेता, डन है, बट 2 सिर्फ इसके साथ है, बाकियों के साथ 1 है, तो इसको 2 बाई के को क्या लिख दो 1 बाई के प्लस 1 बाई के, ताकि ये वाला 1 बाई के तो जाए कम से कम, कुछ ना सही से तो कुछ तो आ जाए, ठीक है डन। एक 1 बाई के आपका सीरीज में चला जाएगा। तो अब ये जो लिखी है मैंने बाकी टर्म्स, ये सारी क्या आपकी जीपी है, और ये कौन सी जीपी है इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट तक जा रही है, डन है, क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट, डन। तो बस यहां से आप आ जाएगा आंसर। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, तो फाइनली अपने पास क्या बना, दिस इंप्लाइज, ये बन गया 1 - 1 बाई के का होल स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू में क्या आया 1 + 1 बाई के, ये ऐसे ही रहेगा, 1 + 1 बाई के ये ऐसे ही रहा, प्लस अब यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। जीपी का फॉर्मूला क्या होगा a/1 - r, a क्या है यहाँ पे 1 बाई के ही है, a/1 - r, r भी क्या है 1 बाई के है, ये आपका जीपी हो गया, डन है, क्लियर है ना, r भी यहाँ पे 1 बाई के है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला पार्ट आपका अलग रह जाएगा, ठीक है डन। तो ये बन गया बच्चों अपने पास 1 + 1 बाई के, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए k - 1 के कैंसल, तो ये बन जाएगा 1/k - 1, डन है। चलिए तो अपने पास ये बन गया 1 - 1 बाई के का होल स्क्वायर, इसको भी इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या बन गया k - 1 बाई के का होल स्क्वायर इंटू एस। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे s की वैल्यू दी हुई है और k पूछा आपसे, s कितना दिया 10 दिया है, k पूछा है, तो s को पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, s को यहाँ पर आप 10 पुट कर दो, ठीक है, और इधर भी सिंप्लीफिकेशन ही कर लो, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा बच्चों k इंटू k - 1, पूरा एलसीएम ले लो, इसके पास k भी नहीं है, k - 1 भी नहीं है, तो इसकी जगह ये आ गया, इधर आ गया k - 1 और इधर आ गया k, और नीचे आ गया k इंटू k - 1, ठीक है, और इधर क्या है k - 1 बाई के का होल स्क्वायर इंटू 10, ठीक है डन है। तो ये बन जाएगा, इसको बस खोल लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा बच्चों, डन है क्लियर। k में आई थिंक क्यूबिक बनेगी ना, यहाँ पे क्यूबिक बनेगी तो हिट एंड ट्रायल करके देख लेना, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, डन है। चलिए तो बेसिकली इसको कैसे सोल्व करना है, आई होप वो आप लोगों को क्लियर है, डन है। तो यहाँ पे 2 बार प्रोसेस लगेगा, 2 बार लग के s आ जाएगा k की टर्म में, s को 10 पुट कर दो, यहां से k में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, उसको सोल्व कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, आंसर आ जाएगा, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है बच्चा बड़ी, चलिए तो ये हो गया अपना एजीपी। आई होप एजीपी प्रॉपर तरीके से क्लियर है, जब फाइनाइट है तो क्या करना है, इनफाइनाइट है तो क्या करना है, इसमें 2 बार अपन ने प्रोसीजर लगा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों सिग्मा फॉर्मूले में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिग्मा फॉर्मूले दूसरे चैप्टर्स में भी यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये। तो सिग्मा फॉर्मूले क्या होता है, अब सिग्मा का मतलब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिग्मा का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो जैसे यहाँ पे k 1 से n तक दिया है, तो आपने k को पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3, फिर 4, फिर कहाँ तक गए n तक, और फिर सारी टर्म्स को ऐड कर दिया, ठीक है। k की जगह आप r भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा जो है वो प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे माइनस हो तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिग्मा में कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप कांस्टेंट ही ऐड कर रहे हो तो कांस्टेंट कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, क्योंकि k 1 से n तक है, तो इसकी वैल्यू nc हो जाएगी, ठीक है डन है। दोनों का मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूं, दिस इंप्लाइज, लेट से मैंने आपको दिया सिग्मा टाइम्स 2ak, तो
इसमें से 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, सिग्मा ए के आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मैंने दे दिया सिग्मा टाइम्स 2 और के कहां से कहां तक है, 1 से n तक। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 2 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n। तो ये दो प्रॉपर्टीज है। ये वाली प्रॉपर्टी का मतलब ये है कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका मतलब ये है c की जगह यहां पे मैंने 2 लिख दिया। कांस्टेंट की इतनी बार ऐड हो रहा है n टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2n। बच्चे इसको सीधा 2 लिख देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, अगर इस 2 के साथ सिग्मा लगा है तो ये 2n हो जाएगा। डन। चलिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। डन। अब आते हैं बच्चों फॉर्मूले। फॉर्मूले अच्छा ये रहे, ये है बच्चों फॉर्मूले सिग्मा के। ठीक है, सिग्मा के का क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सिग्मा के स्क्वायर क्या है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। सिग्मा के क्यूब क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। के की जगह अगर r भी आ जाए तो भी काम चल जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब। डन। इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करके फिर सम किया। इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। डन है। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए। पहले वाले का क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। दूसरे वाले का क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और तीसरा ये है, इसका स्क्वायर कर दो। डन है। अब फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लेट्स चेक आउट दिस वन। अब ये जो आप सीरीज देख रहे हो, ये सीरीज ना एपी में है, ना जीपी में है, ना एजीपी है। तो इस टाइप की सीरीज को कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। अपने को देखो, अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अब ऐसी सीरीज में ना चीजें ऑब्जर्व करने वाली होती है। तो ऑब्जर्व क्या करोगे यहां पर, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर टर्म में नीचे, हर टर्म में मतलब मोस्ट ऑफ द टर्म्स, मोस्ट ऑफ द टर्म्स में नीचे 4 है। 5 टर्म गिवन है, 5 टर्म में से 3 टर्म्स में नीचे 4 है। तो क्वेश्चन वाला क्या चाहते हैं, नीचे 4 ले आओ। ठीक है, डन है, क्लियर है। तो इसमें इस सीरीज में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नीचे 4 है मोस्ट ऑफ द टर्म्स में। तो बेसिकली आपने क्या करना है, सारी टर्म्स में नीचे 4 ले आओ, अगर नहीं है तो। ठीक है, डन है। पता कैसे चलेगा, आप सीधा सोल्व करने की कोशिश करो। ये बना ये है 3/4, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3/2, ये क्या हो गया 9/4, ये सिर्फ 3 है, ये सिर्फ क्या है 3 है, और ये क्या हो गया 3 4 12 15/4। तो अब आप देखोगे इसमें थोड़ा सा पैटर्न बन रहा है, बट ये बीच वाली टर्म्स रह गई है, बीच वाली टर्म्स रह गई है। तो अगर मैं बीच वाली टर्म्स में भी नीचे 4 ले आऊं तो क्या पैटर्न बन जाएगा। ठीक है ना, आया चीज समझ में, क्लियर हुई। डन है। चलिए, तो अब कैसे लेके आऊंगा 4, ध्यान से देखिए। तो यहां से मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट ऑफ द टर्म्स में नीचे 4 है, और अगर मैं सीधा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो सीधा कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो मैं क्या करूंगा, सारी टर्म्स में नीचे 4 ले आऊंगा, क्या पता उससे पैटर्न बन जाए। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों 3/4 का होल क्यूब। ये क्या बन जाएगा, पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बन गया 3/2 का होल क्यूब। ये क्या बन गया 9/4 का होल क्यूब। डन है, ये अपने पास 3 क्यूब गिवन है। ये बन गया 15/4 का होल क्यूब। तो आपको बच्चों साफ दिख रहा है, जिसके नीचे 4 है उनके नीचे तो पैटर्न बन रहा है, बच गई ये वाली टर्म। तो अगर मैं इन वाली टर्म्स में भी नीचे 4 ले आऊं तो क्या पैटर्न बन जाएगा, देख लेते हैं। इनमें क्या पैटर्न बन रहा है, साफ दिख रहा है, नीचे 4 है, डिफरेंस ऊपर वाले में 6 हो गया, इसमें भी ऊपर वाले में 6 हो गया। क्या पैटर्न है, नीचे 4 सेम है, ऊपर वालों का डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, जैसे ये 3/2 लिखा है, नीचे 2 तो ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ताकि नीचे 4 आ जाए। क्लियर, ये 9/4 है। अब यहां पे तो 4 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर अगेन 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। ठीक है, इसका होल क्यूब, ये मैं क्यूब के अंदर कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, क्यूब के अंदर, और ये बन गया 15/4 का। अब आप देखोगे, अब आपको मजा आ गया मेरे को लग रहा है। अब आप देखोगे पैटर्न बन रहा है। अब सबके नीचे 4 है, और अगर आप ऊपर वाले नंबर्स का डिफरेंस देखोगे 3 और 6 3, 6 और 9 3, 9 और 12 3, 3 और 12 3 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। नाउ पैटर्न इज हैज बीन फॉर्म्ड। क्लियर है बच्चों, आ गया बात समझ में। चलिए, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से अब इसको भी वापस ही 3/2 लिख देंगे 4 से। ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है फॉर्म में, तभी पैटर्न मैच होगा। डन है। चलिए, या अब क्या करो, अब इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, जनरल टर्म में। कैसे लिखोगे,
ये 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, तो ये बन गया 3r। ऊपर क्या आ गया 3r आ गया। आई होप ये क्लियर है। डन है। नीचे तो आपका 4 ही है, उसका होल क्यूब, और इसका क्या करना है आपने सिग्मा लगाना है। इसका क्या करना है आपने सिग्मा लगाना है। सिग्मा लगा के, सिग्मा का ये मतलब है ना सम, और r कहां से कहां तक जा रहा है, r जा रहा है बच्चों 1 से लेकर कितना दिया हुआ है उन्होंने 15 टर्म्स तक, तो r जा रहा है आपका 1 से 15 तक। तो जो सीरीज है उसको मैंने सिग्मा में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है कैसे किया। ये 3 के मल्टीपल्स थे, इसको लिख दिया 3r, नीचे तो 4 ही है, होल क्यूब। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या बन गया बच्चों, दिस टाइम इक्वल टू क्या बन गया, ये 3 का क्यूब मतलब 27, और नीचे आ जाएगा 4 का क्यूब मतलब 64, साथ में क्या है r क्यूब है। तो मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा सिग्मा से, इसको आप बाहर ले आओ, तो क्या बन गया ये 27/64 इंटू सिग्मा r क्यूब इंटू सिग्मा r क्यूब। डन है। चलिए अब सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। अब क्या लगा दो, सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला। अब इसमें n क्या है, n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15 है, खत्म क्वेश्चन। तो सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें n 15 है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 27/64, n क्या है 15, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला लग गया बच्चों, सिग्मा आर क्यूब का। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, डन है। सिंप्लीफाई करके आपने इससे कंपेयर करना है 225 केस है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, या तो आप सीधा इसको 225 लिख दो, 225 के, और 225 को इधर डिवाइड कर दो। डन है, उससे के आ जाएगा। क्लियर। अब इसका स्क्वायर करने मत बैठ जाना, इसको लिख दो 15 इंटू 15, और ये 2 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 8, और फिर कैंसिलिंग कर लो। 15 इंटू 15, 8 इंटू 8 लिख के कैंसिलिंग कर लो। 8 इंटू 8 तो ये इसी से कैंसिल हो रहा है 64 से, खत्म है क्वेश्चन यार। 225 से भी डिवाइड कर दो। डन। चलिए आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। तो इस तरीके से बच्चों अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला लग गया, सिंप्लीफाई करके लग गया ना। चलिए अगर यहाँ पे क्यूब ना होता, अगर यहाँ पे क्यूब ना होता फिर तो एपी का फॉर्मूला लग जाता 3 + 6 + 9 + 12, बट यहाँ पे क्यूब था, क्यूब था तो अपन ने सिग्मा से सोल्व किया इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये और ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है सीरीज के अंदर सीरीज, सीरीज के अंदर सीरीज, मतलब कि जनरल टर्म जो दिया है इन्होंने, जनरल टर्म भी सीरीज की फॉर्म में है, फिर उसका सिग्मा लेना है। डन है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें ये भी क्या है सीरीज है, तो इसमें सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा के। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा के। तो सिग्मा के क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस 1/2। अच्छा मैंने एन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स कितनी है, के है, एन की जगह यहाँ पे के हो गया। डन है, एन की जगह क्या हो गया, के। अब आप यहाँ पे सिग्मा लगा दो। अब इस सिग्मा का तो फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप 2 बाहर ले आओ, ये बन गया k² + k। 2 क्या किया मैंने, सिग्मा से बाहर लिया, ये बन गया k² + k। अब जो सिग्मा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बन गया ½ टाइम सिग्मा k² प्लस ½ टाइम सिग्मा k। ध्यान रखिएगा हाफ दोनों के साथ जाएगा, इस तरीके से हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब मुझे सिग्मा k² का फॉर्मूला भी पता है, सिग्मा k का भी पता है। डन। और इन दोनों में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 20 हो जाएगी, k 1 से 20 तक जा रहा है। तो सिग्मा k² का होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1। 2n+1 बोले तो ये 41 हो गया बाय 6। ये तो फॉर्मूला हो गया बच्चों सिग्मा k² का। इस तरीके से सिग्मा के फॉर्मूले यूज होते हैं बच्चों। सिग्मा k का क्या हो गया, n इंटू n+1/2, तो n इंटू n+1/2, ये आपका सिग्मा k हो गया। डन। अब इसको प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल तरीके से पहले आप क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन नहीं लेना वैसे सीधा भी हो जाएगा, बट कॉमन ही ले लो, दैट वुड बी मच बेटर। तो कॉमन क्या आ रहा है, ये आपको साफ दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कॉमन आ जाएगा। ये क्या आ गया, कॉमन, ½ टाइम्स 20 इंटू 21/2। तो यहां पे क्या बच गया 41/3, और यहां पे सिर्फ 1 बच गया, यहां पे सिर्फ क्या बच गया, 1 बच गया। डन है। अब आप कैंसिलिंग वैंसिलिंग कर लो, कैंसिलिंग किया, ये 2 to the 4, ये आपका 5 आ गया।
यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 आ गया। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, खत्म है क्वेश्चन, डन है, ठीक है। चलिए तो क्या बन गया ये 5 टाइम्स 21 इंटू 5 इंटू 21, ये 3 इधर गया 44/3, 44/3। अब ये 3 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 7 और फिर मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, डन है। चलिए तो ये हो गया आपका सिग्मा के फॉर्मूले हो गए, डन है। ये कौन सी है, सीरीज के अंदर सीरीज है। पहले आपने इसमें फॉर्मूला लगाया सिग्मा के का, एन की वैल्यू के ही है यहाँ पे, फिर आपने इसको सिग्मा को सोल्व करके फिर अलग अलग फॉर्मूले लगा दिए, डन। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो आई होप ये सारे क्लियर है। अब ये सिग्मा के तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, डन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब सिग्मा के फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज वीएन मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं फिर से बता दूं, जेई वालों ने वीएन मेथड हटा रखा है सिलेबस में से, बट हमेशा आया है, 24 में भी आया, 25 में भी आया, ठीक है, डन है। सिलेबस में हटा देते और फिर डाल देंगे, ठीक है, फिर बच्चे रोते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने मास्टर प्लान में भी इसकी वीडियो डाल रखी है, और बच्चों ने कमेंट में भी लिखा है सर ये तो सिलेबस से हटा हुआ है, अब तेरी, ठीक है, डन है। चलिए अब इसमें करना क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही बढ़िया और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। करना क्या, ध्यान से देखिएगा। अपने को ये सीरीज दी हुई है, डन, चेक कीजिए। तो वीएन मेथड में बच्चों आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनका डिफरेंस लेना होता है। क्या करना है आपने, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है या फिर टर्म्स या फिर फैक्टर्स, उनका क्या लेना होता है, डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देखो, नीचे क्या क्या टर्म्स है, एक ये 1 स्क्वायर होगी, एक ये 2 स्क्वायर होगी, इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो। ये 2 स्क्वायर होगी, ये 3 स्क्वायर होगी, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का लो, और फिर मैजिक देखो, ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों का बच्चों डिफरेंस देखोगे, मैंने क्या बोला, वीएन मेथड में क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है या फिर फैक्टर्स है उनका डिफरेंस लो। तो फटाफट से लो, ये बन गया 1, ये बन गया 4, डिफरेंस लिया 3, ये बन गया 4, ये बन गया 9, डिफरेंस लिया 5, ये बन गया 9, ये बन गया 16, डिफरेंस लिया 7, और मैजिक दिखा, क्या मैजिक दिखा, कुछ दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। जो डिफरेंस है वो कहां लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है। आ गया समझ में, डन है। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, ये वीएन मेथड है, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले को दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिख दो। तो मतलब ऊपर जो 3 है उसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। और नीचे क्या है, दोनों का प्रोडक्ट। फिर इधर आ जाओ, इधर भी 5 को मैं क्या लिख दूंगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या, दोनों का प्रोडक्ट, डन। फिर इधर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले 7 को मैं लिख दूंगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और नीचे अगेन दोनों का प्रोडक्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, सॉरी सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने क्या चेक करना है, डिफरेंस जो कि ऊपर होगा। फिर सेकंड स्टेप क्या है, ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वालों के टर्म्स में लिख देना है, डन। अब आता है बच्चों थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चों, स्प्लिटिंग। थर्ड स्टेप क्या है आपका, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का क्या मतलब है बच्चों, जैसे कि a माइनस बी अपॉन सी है, तो c a से भी डिवाइड होगा, c b से भी डिवाइड होगा, वैसे ही ये चीज है। और ये c, ये पूरा का पूरा ये c होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, डन है। चलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग करी, स्प्लिटिंग करी, ये इससे डिवाइड हुआ, 2 स्क्वायर कैंसल, 1/1 स्क्वायर बच गया। इससे डिवाइड किया, ऑब्वियसली चाहे 1/1 स्क्वायर को क्या कैंसिल, 1 से 1 क्या कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1/2 स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इस पे आ जाओ, इसको स्प्लिट किया, सॉरी ये 2 स्क्वायर कैसे लिख, अच्छा वहां पे 5 की जगह 3 आएगा। इसको स्प्लिट किया, 3 स्क्वायर कैंसल, 1/2 स्क्वायर। इसको किया, 2 स्क्वायर कैंसल, 1/3 स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, 3 स्क्वायर को 2 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, नहीं, पूरा का पूरा डिवाइड होता है बच्चों हर टर्म से, ये पूरी एक टर्म है, डन। अब इधर आ जाओ, इसको डिवाइड किया, 4 स्क्वायर कैंसल, 3 स्क्वायर बचा।
3 स्क्वायर कैंसिल, 4 स्क्वायर बचा, और ऐसे ऐसे प्रोसीजर आपका चलता जाएगा। ठीक है, कितनी टर्म्स बोली इन्होंने? 10 टर्म्स बोली, तो एंड वाली टर्म तो आपको लिखनी पड़ेगी। एंड वाली टर्म देख लो क्या हो जाएगी। देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, तो 10th टर्म में क्या आ जाएगा? एंड में 1 10 आ जाएगा। 1 की जगह क्या आ जाएगा? 10, और 10 के साथ क्या आ जाएगा? 11। और अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर होगा। 121 माइनस 100, तो ऊपर क्या होगा? 21 होगा। लास्ट टर्म क्लियर है ना कैसे लिखी? सिंपल है। फर्स्ट टर्म में 1 और 2 है, तो 10th टर्म में 10 और 11 हो जाएंगे, और दोनों का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा। तो लास्ट टर्म में क्या आएगा बच्चों? देख लो, अगेन लास्ट टर्म में यहां पर आ जाएगा, ऊपर वाले 21 को लिख दूंगा मैं 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। डन है। इसमें भी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 21 नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, फिर यहाँ पे एंड में स्प्लिट किया, एक बार 11 स्क्वायर कैंसिल, 1/10 स्क्वायर बचा, 10 स्क्वायर कैंसिल, 1/11 स्क्वायर बचा। बस खत्म है अब क्वेश्चन। तो एक ये पेयर आ गया, एक ये पेयर आ गया, एक ये पेयर आ गया, एक लास्ट में ये पेयर आ गया। और फिर टर्म्स अगर आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगी? ध्यान से देखिए, अब क्या होती है? फिर कैंसिलिंग होती जाएगी, पैटर्न वाइज क्या होती जाएगी? कैंसिलिंग। ठीक है, अब क्या होगा? ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, साफ दिख रहा है, ये इससे कैंसिल, ये आगे वाले से कैंसिल, ये पीछे वाले से कैंसिल, क्या बचती है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचती है। क्या बच गया? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, क्योंकि ये किसी से कैंसिल नहीं हो पाएगा। डन। तो अपने पास आंसर क्या आ गया बच्चों? ये तो 1 है, और साथ में क्या है? 1/11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर मतलब 121, तो ये बन गया बच्चों 120/121 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। डन है? क्लियर है बच्चों? ऑप्शन भी आपका मैच कर गया। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। तो करना कैसे है बस वो पता होना चाहिए, बेसिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं रट्टा मार रखा है, इसका फॉर्मूला भी होता है वीएन मेथड का, वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप फोकस से करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? नीचे जो डिनोमिनेटर है उनकी टर्म्स का जो डिफरेंस है वो ऊपर होगा, फिर आप क्या करोगे? ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाले की टर्म्स में लिख दोगे, और फिर स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट करने से क्या होगा? टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। डन है? तो ये अपना वीएन मेथड भी कवर हो गया है। एक और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों 3 बार आया हुआ लगातार, वो भी 22, 23, 24, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पर। तीनों साल आया लगातार सेम टाइप का, 22, 23, 24। ठीक है, डन। चलिए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखिए। अगेन पहले आप इसकी क्या कर लो? जनरल टर्म लिख लो। तो जनरल टर्म में आपको साफ दिख रहा है कि 1 2 3, एंड जनरल टर्म नहीं लिखनी वो भी हो जाएगा, बट जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। तो 1 2 3 ऊपर आर हो जाएगा, 1 2 3 की जगह ऊपर आर हो गया। नीचे देखो, नीचे क्या है? नीचे सब में यहाँ पर 1 1 तो सेम है, 1 1 तो सेम है। साथ में क्या है? इधर 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, इधर 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, इधर 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ये होगी जनरल टर्म। साथ में आ गया सिग्मा, और आर कहां से कहां तक है? यहाँ पे आर दिया है 1 से 10 तक, ये दिया आपने को। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो सीख लो। मेन कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें? इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये है। तो चलिए अब देखते हैं इसको फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो ये मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है? तो इसमें आपने क्या करना है बच्चों? इसमें आपने आर स्क्वायर से ऐड करना है, आर स्क्वायर से सबट्रैक्ट करना है। वैसा क्यों? अभी आपको क्लैरिटी आएगी। ऐड वाला आप किसको दे दोगे? ऐड वाला आप इसको दे दो, इस आर स्क्वायर को दे दो, ताकि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या बन जाए? 2r स्क्वायर बन जाए। क्या बन गया ये? 2r स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और साथ में क्या है? माइनस आर स्क्वायर है। डन है? ये बन गया आपका, साथ में है माइनस आर स्क्वायर, और ये आ गया, और ये बन गया आपका 2r स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 3 टर्म्स दिख रही है, इनको देख के कुछ कुछ हो रहा है मन में। ये 3 टर्म्स क्या बना रही है? क्या बना रही है 3 टर्म्स? परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर? ये मान लो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। 2 वाला 2ab होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है? r स्क्वायर का। b स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर है? 1 का, और 2ab मैच हो रहा है। डन। तो ये क्या बन गया? r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर है।
ये क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डन है। साथ में माइनस आर स्क्वायर है, माइनस आर स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो माइनस आर का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है, डन है ना। ये क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्लियर है ना। आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने आर स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया, उससे क्या हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब यहां पे क्या लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहां पर क्या लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, जिसमें कि ए क्या हो गया, ए हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस 1, बी हो गया आपका आर हो गया, ए हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस 1, बी आर हो गया, तो क्या लगेगी आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, बहुत बार यूज हुई है ये क्वेश्चंस में, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन में भी यूज हुई है ये, जब आप नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे जो चैप्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या करना है इस टाइप में, इसमें आपने आर स्क्वायर ऐड करना है, आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, वो ऐड वाला 2r स्क्वायर बन के ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना। तो ये फैक्टराइजेशन आपको ध्यान रखनी है, आप अपने शॉर्ट नोट्स में ही लिख लेना, ये कहां पर होनी चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में, जो तो इंपॉर्टेंट चीजें है वो शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए, डन है। ये सेम क्वेश्चन बच्चों 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, डन। चलिए 3 साल लगातार आया वो भी। तो नीचे वाला मतलब नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर और आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। अब देखना आप मैजिक, क्या देखोगे अब मैजिक, अब लगेगा वीएन मेथड। कैसे लगेगा, अगेन मैंने क्या बोला था, वीएन मेथड में क्या चेक करते हैं, नीचे वाले फैक्टर्स का डिफरेंस। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे बच्चों क्या आएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2r आ रहा है, कितना आ रहा है 2r आ रहा है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, r लिखा हुआ है, डिफरेंस 2r है, ऊपर r तो लिखा ही हुआ है, किसकी कमी है 2 की है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्लियर है। और फिर ऊपर वाले 2r को क्या लिख दोगे, ऊपर वाले 2r को आप क्या लिख दोगे, नीचे वाले फैक्टर्स का डिफरेंस, डन है बच्चों। चलिए तो 2 वाला डिवाइड वाला हाफ आ गया, ऊपर वाले 2r को आप लिख दो नीचे वालों का डिफरेंस, तो ऊपर वाला बन जाएगा आपका, नीचे वालों का डिफरेंस मतलब आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, और फिर उसके बाद क्या करना है आपने, स्प्लिट करना है, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है आपने, स्प्लिट करना है। नीचे क्या बन गया, तो मेन चीज क्या है इसमें, मेन चीज इसका ये फैक्टराइजेशन है जो आपने ध्यान रखना है। अब आप स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करोगे तो एक बार ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, और फिर ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, प्लस वाला बच जाएगा, इंटू सिग्मा इंटू हाफ भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, और साथ में सिग्मा। अब बस अब आपने क्या करना है, आर की वैल्यूज पुट करते जाओ, कहां से 1 से 10 तक। अब आपने क्या करना है, आर की वैल्यूज पुट कर दो 1 से 10 तक, दोनों में एक बार पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3, और फिर 10 तक, और फिर आप देखोगे वही टर्म्स क्या होती जाएंगी, कैंसिल, कैंसिल होके फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी, डन है, क्लियर, आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर है। तो यहाँ पर अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर खत्म हुआ है, डन। तो ये सारे टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिया है, एपी जीपी, इनफाइनाइट जीपी, एजीपी, टर्म्स इन एपी जीपी, रिलेशन बिटवीन मीन, सिग्मा के फॉर्मूले, वीएन मेथड, ठीक है, डन है। चलिए तो ये सारी आपकी सीरीज होगी, अलग अलग टाइप की सीरीज होगी, किस सीरीज को कैसे सोल्व करना है वो सारा मैंने बता दिया है। चलिए डन, तो यहाँ पर अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। तो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्प हो गए होंगे। ये सेशन सिर्फ रिवीजन के लिए होता है बच्चों, हर चैप्टर को पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके लिए मैंने मास्टर प्लान भी अपलोड किया हुआ है, वहां से आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, डन। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।